अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिही अजमईन। अजीज तलबा व तालिबात, मोहतरम सरपरस्त, वालिदैन, असातिज़ा, आज आपकी खिदमत में आइटा ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन भिवंडी यूनिट की जानिब से सीईटी रहनुमाई लेक्चर का इनेकाद किया जा रहा है। इन साल कोविड-19 के सबब 10वीं के इम्तिहानात मुनक़द नहीं हो सके, इसलिए बेहतरीन और आला कॉलेजेस में दाखिले के लिए सीईटी इम्तिहान का इनेकाद नागुज़ीर हो गया है। ऐसे कॉलेजेस जहां पर दाखिले में मुश्किल आती है, जहां पर दाखिले की मुतय्यन सीट से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, वहां पर जिन बच्चों को दाखिला लेना है उनके लिए सीईटी का इम्तिहान देना लाजमी है। तमाम बच्चे जो दीगर कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप सीईटी का फॉर्म भरें। सीईटी का फॉर्म भरने में दुश्वारी आ रही है, उसमें ट्राई करते रहें, कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह फॉर्म सबमिट होगा। और रोज़ाना आइटा के बैनर तले होने वाले तमाम मज़ामीन के रहनुमाई लेक्चर में शिरकत करें और उससे इस्तिफ़ादा करें। इंशाअल्लाह आपकी बेहतरीन रहनुमाई की जाएगी। रोज़ाना यानी मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश के लेक्चर के इख्तिताम पर आपको सवाल जवाब का मौका भी दिया जाएगा। अगर दरमियान में आपको कोई दुश्वारी पेश आती है या कोई सवाल आपके जहन में उभरता है तो मेहरबानी करके आप अपने आप को अनम्यूट ना करें और कोई सवाल दरमियान में ना करें। आप सवालात चैट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आज आपके सामने अलजेब्रा की रहनुमाई का पहला लेक्चर के इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें शहर भिवंडी के मारूफ अदारे सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल के मुअल्लिम शेख मोहम्मद हारून शेख समी साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। शेख मोहम्मद हारून साहब मैथ्स की टीचिंग का तकरीबन 3 दहाइयों से तजुर्बा रखते हैं और मैथ्स में एक माहिर टीचर की हैसियत से जाने जाते हैं। इंशाअल्लाह आपकी तसल्ली बख्श रहनुमाई करेंगे। मैं शेख मोहम्मद हारून साहब से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएँ और बच्चों की रहनुमाई करें। शेख मोहम्मद हारून साहब, सलाहुद्दीन स्कूल भिवंडी। हाँ जी, शेयर हुआ ना? स्क्रीन शेयर ना आ रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ, यहाँ पे जूम से शेयर करो। हाँ 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 हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना यहाँ से। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, स्लाइड शो ना। अस्सलाम वालेकुम
अजीज तलबा, चूँकि जूम पर 500 तलबा की कैपेसिटी है अटेंड करने की, इसलिए जो तलबा अटेंड नहीं हो पा रहे वो यूट्यूब पर अटेंड कर सकते हैं। अजीज तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून, सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, सर इसको मिनिमाइज करना है ना सर? ये मिनिमाइज होगा क्या सर? एक मिनट, ये मिनिमाइज होगा? हाँ जी तलबा, एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, ये मिनिमाइज होगा, ये डायलॉग बॉक्स। हाँ ठीक है, तो ऊपर छुपा देगा ना क्वेश्चन वो? नहीं, ओके। हाँ हाजिर तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून, सलाहुद्दीन नईबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से मिशन सीईटी ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन, जो कि असातिज़ा और तलबा की रहनुमाई के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में काम करती है तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें भिवंडी यूनिट और भिवंडी यूनिट की जानिब से हम आपका सीईटी मिशन चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 24 तारीख से 30 तारीख तक लगातार रोज़ाना एक सब्जेक्ट की कंप्लीट रिवीजन। तो आज हम इस वीडियो में अलजबरा मैथ्स फर्स्ट की मुकम्मल तौर पर रिवीजन करेंगे कि सवालात कैसे होंगे और हमारे बेसिक नुकात किस तरह से थे और हमने क्या पढ़ा एसएससी क्लास में। तो सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इन 11, ये ऐसा टेस्ट है जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड नहीं बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई और महाराष्ट्र में जितने दूसरे बोर्ड होते हैं तमाम बोर्ड से 10वीं पास तलबा इसमें अटेंड करेंगे, इसलिए इसको कॉमन टेस्ट कहा गया। अजीज तलबा, तालीम हमारी हर हाल में जारी, चाहे हम ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हमें तालीम को बरकरार रखना है। और चलते हैं हम सीईटी की जानिब। इंशाल्लाह देखते हैं कि हमारे लिए सीईटी के सवालात कैसे होंगे, बेसिक किस तरह से होगा, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले। और इस लेक्चर के आखिर में एक बात और समझने वाले कि जो आप एग्जाम देंगे तो उसमें फॉर्म कैसे रहेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा, ये आखिरी में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो निसाब सबसे पहले हम नज़र डालते हैं निसाब पर। निसाब देखिए, हमारे सीईटी के लिए निसाब क्या होगा? सीईटी के लिए निसाब होगा, मैथ्स फर्स्ट में पहले 4 लेसन हैं। पहला लेसन है 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावाते, दूसरा लेसन है मुरब्बई मसावाते और तीसरा लेसन है हिसाबी तसाउद और ये 5वां लेसन है एहतिमाल। ये 4 असबाक से यानी 4 लेसन से ही सवालात आपको सीईटी में आएगी, इसलिए चारों लेसन की तैयारी बेहतर तरीके से आपको करना है। चूँकि आप अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी पास हो चुके हैं, आपकी स्टडी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी है, रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बस हमको एक रिवाइज़ करना है, रिमाइंड करना है किस तरह से हमको एग्ज़ाम अपेयर होना है, अटेंड करना है। तो चलिए तलबा, हम मेन मकसद की तरफ जाते हैं, सवाल की बेसिक की तरफ। तो लेसन नंबर 1, सर यहाँ से छुप जा रहा है। लेसन नंबर 1, पहला लेसन हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 मुतगय्यरी ख़ती मसावत। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने इसमें अखराज का तरीका पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हम मिसाल के ज़रिए समझेंगे। दूसरा, हमने तरसीम के तरीके से हमजाद मसावत हल करना सीखा था, तरसीम बनाए थे। ये तरसीम के लिए हमने जिदोल तैयार किया, उसकी मदद से हमने सवालात हल करने की कोशिश की है और वो हमने सीखा है इस सबक में। तीसरा तरीका ये था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मुरब्बे कालिब, मुरब्बे कालिब क्या है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और चौथा मेन पॉइंट मुरब्बे कालिब का तरीका, जिसको हम क्रैमर के उसूल कहते हैं। इस 4 नुकात की बुनियाद पर ये पूरा सबक मुकम्मल होता है। तो इन बेसिक को हम देखेंगे किस तरह से इस बेसिक की बुनियाद पर सवालात सीईटी के हमें किए जाएंगे। तो पहला सवाल ये आपके सामने है तलबा। पहला सवाल देखिए, यह है इखराज के तरीके से हम करेंगे इसको कि 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। 101x जमा 99y और दूसरा दिया बराबर 501 और दूसरा क्वेश्चन दिया इक्वेशन दिया 99x 101y बराबर 499। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रहेगी? इस तरह से यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। पहला ऑप्शन ए है 2, बी है -2, सी है 5 और डी है -5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो आपने इस तरह का सवाल हल करना सीखा है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको ओवरलैप करेंगे, इसको
कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये दो इक्वेशन आपको दिए गए, हमजाद मसावत। ये जो मसावत है हम इखराज के तरीके से इस मशक़ को हमने सीखा था। तो देखिए हम सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन हासिल करें। तो हम पहले मसावत लिख लेंगे, दो मसावत हमने लिख लिया। ऐसी सूरत में x माइनस वाई कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 की तफरीक करेंगे। और तफरीक करते वक्त आपको पता है, हो सकता है अगर कुछ लोग भूल गए हो तो याद कर लीजिए, तफरीक करते वक्त दूसरी मसावतों की अलामत इस तरह से चेंज होती है। 99 माइनस हो जाएगा जब हम माइनस करते हैं। तो माइनस क्यों करेंगे, हमें x माइनस वाई हासिल करना है। तो माइनस 99 वाई बने, 99 माइनस हो जाएगा, उसके बाद 101 भी माइनस हो जाएगा और 499 भी माइनस होगा। इस तरह से जो 2 नंबर की जो मसावत है उसके तमाम अरकान की अलामतें बदल गई है। अब यहाँ से 101 में से हम 99 को माइनस करते हैं तो 2x बचेगा। 99 में से 101 को माइनस करते हैं तो -2y बाकी रहेगा यहाँ पर। और देखिए 501 में से 499 को हम तफरीक किए तो 2 बचे। अब यहाँ से हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है, गौर कीजिए। ऑप्शन नंबर, देखिए आंसर हमारा 2 आया। अब इसको फास्ट या ओरली भी हल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कलम का इस्तेमाल करें, लेकिन कलम का इस्तेमाल करेंगे तो आप एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा। तो ये इसको आपको स्पीडली करना रहेगा। ये सवाल को आपको 1 मिनट के अंदर अंदर हल करना होगा। तो देखिए ए ऑप्शन आप यहाँ पर है, तो हमें क्या करना होगा, ए पर दायरा बनाना होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, लेकिन यहाँ मैं सी लिखा हूँ, ए पहले ही रॉन्ग हुआ है। ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर ए पर हमको दायरा करना होगा, किस में, आंसर शीट में। वो आंसर शीट कैसे होगी वो आपको लास्ट में बताई जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इखराज का जो तरीका हमने यहाँ पर देखा है, इखराज के तरीके में क्या करते हैं हम, पहले मसावत और दूसरी मसावत की तफरीक करते हैं, या तो ज़रीबों को एक जैसे बनाते हैं। दो तरीके से हम इखराज का तरीका यहाँ पे हल करते हैं। और इस तरह से पहला क्वेश्चन का जवाब हमने हासिल किया। अब देखिए दूसरा सवाल देखते हैं, तरसीम के तरीके से हमजाद मसावत हल करना। तरसीम के तरीके से दूसरा बेसिक पॉइंट यहाँ पर है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने देखा है, तरसीम का तरीका हमने सीखा है 10 स्टैंडर्ड में। तो इस बुनियाद पे जो सवाल आएगा, देखिए किस तरह से आएगा। यहाँ सवाल आपके सामने अपीयर है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मसावत की तरसीम बनाने के लिए जेल के जुदल में खाली जगह पर कौन सा अदद आएगा। देखिए सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इंग्लिश में सवाल है, सेमी इंग्लिश वालों के लिए, उर्दू वालों के लिए इंग्लिश, उर्दू में सवाल। इस तरह से आपको एक बॉक्स दिया गया और ये जो खाली जगह है इसमें कौन सा अदद आएगा वो ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है, 4, 5, 6, 8, इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो हम इसको कैसे हासिल करेंगे, ये था तरसीम के तरीका। तरसीम के तरीके की बुनियाद पर हम इस जुदुल में सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। कैसे हल करेंगे, हमारे पास मसावत दी गई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x जमा वाई बराबर 4। तो हम 2x जमा वाई बराबर 4 यहाँ लिखेंगे। 2x जमा वाई बराबर हमने 4 यहाँ लिखा। 2x 2x जमा वाई बराबर 4 हमने यहाँ लिखा है। अब हमको देखिए, ये इसको मत देखिए, ये दो हिस्सों को मत देखिए, यहाँ पर देखिए कि x की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है -1। तो हम मसावत में x की वैल्यू -1 रखेंगे। देखिए हमने x की जगह -1 रखा, 2 x की जगह -1 रखा, प्लस y की जगह y, और y की जगह y और 4 की जगह। अब हम -2 है, 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे और y इज इक्वल टू, ये -2 हो गया। -2 जब राइट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 4 + 2। तो यहाँ पे आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ऑप्शन आंसर क्या है, यहाँ पर सी है। तो हम क्या करेंगे, सी पर सर्कल करेंगे, उसको गहरा करेंगे, सिर्फ सर्कल नहीं बनाएंगे बल्कि उसको गहरा करना होगा जवाबी पर्चे में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे दो बेसिक देखे। तो पहला बेसिक हमने देखा खराज का तरीका, दूसरा तरीका हम देख रहे तरसीम का तरीका। तरसीम के तरीके से सवाल इस तरह से आएगा। अब हम देखिए वापस तरसीम के तरीके से यहाँ पे सवाल है, एक खत एक्स महवर के मतवाजी ऊपर की जानिब 3 इकाई फासले पर हो तो इस खत की मसावत क्या होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस एंड विच इज 3 यूनिट्स डिस्टेंस अबाउट द एक्स एक्सिस। ये सेमी इंग्लिश वालों के लिए, एक खत एक्स महवर के मतवाजी है जो ऊपर की जानिब है 3 इकाई फासले पर, तो इस खत की मसावत क्या होगी। इस खत की मसावत आप कैसे ओरली निकालेंगे। तो देखिए हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि एक्स बराबर 3 होंगी, वाई बराबर 3 होंगी,
x बराबर नफ़ी 3 होगी या 32 होगी, यहाँ पे y बराबर नफ़ी 3 होगी। तो क्या हमारा सही जवाब होगा? ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन गलत होंगे और एक ऑप्शन सही रहेगा। तो कैसे पता चलेगा हमको कि ये मसावत में ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है या सी ऑप्शन? मसावत हमारे पास ऑलरेडी है, और मसावत कौन सी है हमारे पास में? एक्स, एक खत है जो एक्स महवर के मतवाजी है। तो हमें फ़ौरन रफ फिगर बनाना होगी, रफ फिगर फ़ौरन बना लेंगे हम। देखिए हम एक फिगर बना के चेक करेंगे कि कैसे। हमें ग्राफ लेंगे यहाँ पर। आपको ग्राफ नहीं लेना है, आपको रफली बनाना है। मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ। सॉल्यूशन देखिए, मैंने ग्राफ एक्स एक्सिस बनाया हूँ, वाई एक्सिस बनाया हूँ। इतना आपको नहीं बनाना है, सिंपली खींचेंगे 1 2 3 0, इस तरह से हमने नोट किए यहाँ पे। अब क्या कहा गया कि यहाँ पर जो मसावत है वो एक्स महवर के मुतवाजी है, यानी और कहाँ से गुजर रही है? 3 इकाई फासले पर। ऊपर की जानिब देखो, ऊपर की जानिब भी 3 होता है और नीचे की जानिब भी 3 होता है। तो ऊपर की जानिब से वो खत गुजर रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पे खत ऊपर की जानिब से, देखिए एक्स से गुजर रहा है। इसका मतलब ये वाई बराबर 3 यहाँ कांस्टेंट है, मुस्तकिल है। इसलिए जो मसावत होगी उस खत की, किसी भी एक्स महवर के मुतवाजी खत की मसावत जो होती है वाई बराबर ए होती है, वाई बराबर ए होती है। तो यहाँ पे वाई बराबर यहाँ पर क्या है? 3 है, 3 से गुजर रही है। ये खत जो है 3 से गुजर रहा है। इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या रहेगा? यहाँ पे जो आप आंसर ए रहेगा, आंसर सॉरी एक्स आंसर यहाँ पे बी रहेगा, वाई बराबर 3। आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? बी, वाई बराबर 3। आंसर ए नहीं है यहाँ पे, यहाँ मिस्टेकली हुआ है। ठीक है, आंसर यहाँ पर बी रहेगा, बी, वाई बराबर 3। ओके, तो ये बात समझ में आ रही होगी आपके कि खत अगर एक्स महवर के मतवाजी है तो उसकी मसावत वाई बराबर होती है, वाई बराबर ए होती है। और वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 3 है। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 3 है, इसलिए वाई बराबर 3। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पर बी है। ओके, ये आंसर बी रहेगा। अब ये था तरसीम का तरीका। अब हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर ऑलरेडी है मौजूद। देखिए सवाल पढ़िए आप लोग। 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 की तरसीम बनाने के लिए x बराबर 1 हो तो y की कीमत क्या है? अब हमें यहाँ y की कीमत मालूम करना है। टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y बराबर 19। बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं और ग्राफ मांगने लगते हैं। यहाँ ग्राफ बनाना नहीं है, बनाने के लिए कहा गया है। उसके लिए x की वैल्यू दी गई है और y की कीमत क्या होगी हमको बताना है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन दिया गया 4 3 2 -1। अब ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। कौन सा इक्वेशन है? 4x प्लस 4x प्लस, कौन सा इक्वेशन है? 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी गई, तो हमें y की कीमत मालूम करना है। सॉल्यूशन सिंपल, हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में इक्वेशन लिखेंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। देखिए 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 हमने लिखा। अब x की वैल्यू दी गई है, x के बदले में क्या रखेंगे? हम यहाँ पर 1 रखेंगे। x के बदले में हमने 1 रखा, बाकी इक्वेशन वैसे ही लिखा। 4 की 4, 4 को हम लेफ्ट साइड राइट साइड लाएंगे तो 19 में से 4 जो है माइनस हो जाएंगे, 19 में से 4 माइनस हो गए। कितना बना? 5y इज इक्वल टू 15। 15 को 5 से डिवाइड कर दो, y इज इक्वल टू कितना आंसर आ रहा है यहाँ पर? 3। y इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी। यहाँ पर ऑप्शन हमारा है बी। तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। ओके, तो हम बी को सर्कल करेंगे, लेकिन सर्कल गहरा करना रहेगा। तो देखिए इस तरह के सवालत हमें पहले सबक से तरसीम की बुनियाद पर ऐसे सवालत, छोटे छोटे सवालत सीईटी में पूछे जाएंगे। आप इसको नोट मत कीजिए, आपको पीडीएफ दी जाएगी इसकी। ये जो वीडियोस आप देख रहे हो इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी, इंशाल्लाह ग्रुप पर शेयर की जाएगी। इसलिए आपको अभी नोट मत कीजिए, आप सिर्फ समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ हमारा मुकम्मल होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 नए बेसिक की तरफ। हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, सवाल देखो कैसे चेंज हुआ है। वाई महवर की मसावत और y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 के नुक्ते तकाता के मुहद्दिद बनाई। नुक्ते तकाता के मुहद्दिद यानी कि
वाई महवर और वाई महवर की जो मसावत है और y बराबर थ्री एक्स प्लस टू, ये जो मसावत है, ये दोनों जिस नुक्ते पर कता कर रहे हैं उस नुक्ते तक आता कि हमको मुहद्दिद मालूम करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ये इक्वेशन के जो दोनों के जो खत होंगे, दोनों की जो लाइंस होंगी जो एक दूसरे को जा कता करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसके नुक्ते तकाता के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हमको मालूम करना है, नुक्ते तकाता के मुहद्दिद हमको बताना है। हमारे सामने ऑप्शन ये है, ए ऑप्शन है 0 2, बी ऑप्शन है 2 0, सी ऑप्शन है 0 3 और डी ऑप्शन है 3 0। अब गौर कीजिए यहाँ पे अजीज तलबा, यहाँ पे एक आपको गौर करना है कि वाई महवर की जो मसावत होती है वो x बराबर 0 होती है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आपको लॉजिक यूज़ करना पड़ता है, कुछ का बेसिक नॉलेज यूज़ करना पड़ता है। वाई महवर की जो मसावत होती है वो x इज इक्वल टू 0 होती है। तो चार ऑप्शन में ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में जीरो कौन, एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर है? तो ए में है और सी में है। इसका मतलब हमारे पास जवाब आ गया 50-50, ए या सी में से कोई एक जवाब रहेगा। बी और डी हमारा कैंसिल हो गया ऑलरेडी, क्योंकि हमने पहले डिसाइड किए। पता है हमको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई मेवर की जो मसावत है वो x इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ए में है और x इज इक्वल टू 0 सी में है। यानी अब ए में ए जवाब हो सकता है या सी जवाब होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पे इसको हल करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू 0, ये क्या है? ये है वाई मेवर की मसावत। क्लियर? तो ए और सी में से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। बी और डी हमने बिल्कुल देखो 50-50% पर आगे बी और डी यहाँ रिजेक्ट कर दिए। अब ए में से ए जवाब सही है या कि सी जवाब सही है? अब x इज इक्वल टू 0 हम ये मसावत में रख देंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 में हम x की वैल्यू सिफर रखेंगे। तो x की वैल्यू सिफर रखने पर क्या होगा? 3 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करें तो 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी है? 0 है और y की वैल्यू कितनी है? 2। यानी 0 और 2 कोऑर्डिनेट, इसका मतलब जवाब ए है। तो इस तरह से आपका जवाब सही ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर? ए। और हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ हम यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे ए को हमने क्या किया? फिल किया। यहाँ पे देखिए दायरा ए हमने फिल किए, देखिए यहाँ पे ए है और ए को हमने यहाँ फिल किए। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, यहाँ नहीं फिल करना रहेगा, आपको आंसर शीट पर फिल करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से अजीज तलबा ये हम ऑप्शन को देखिए, जवाबत आपको दिए जा रहे हैं, 4 जवाबत में से एक ही जवाब सही रहेगा और 3 जवाबत गलत रहेंगे। इसलिए सही जवाब को चॉइस करने के लिए आपको कुछ थोड़ा सा हल्का सा सॉल्यूशन करना होगा या आपका बेसिक नॉलेज की बुनियाद पर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं इस सवाल में। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द क्वेश्चन अब नेक्स्ट तरीका यहाँ पे मुरब्बा कालिब। मुरब्बा कालिब आपको पता है डिटर्मिनेंट। देखिए ये डिटर्मिनेंट है हमारे सामने, देखो ये इस तरह से हम इस अलामत में, मॉडुलस की अलामत में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं, डिटर्मिनेंट को ए बी सी डी। ये डिटर्मिनेंट की अलामत है। डिटर्मिनेंट यानी कि जिसको हम मुरब्बा कालिब कहते हैं। थोड़ा सा बेसिक भी समझ लीजिए यहाँ से, ये मुरब्बा कालिब है। मुरब्बा कालिब की कीमत हम इस तरह से मालूम करते हैं कि ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, और बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की तफरीक करेंगे। यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़र्ब करेंगे, और बी को सी से ज़र्ब करेंगे और दोनों की तफरीक करते हैं। ये तफरीक की निशानी यहाँ पे याद रखिए, यह है मुरब्बे कालिब। अब मुरब्बे कालिब से सवाल आएगा आपको, मुरब्बे कालिब की कीमत मालूम कीजिए। मुरब्बे कालिब आपको दिया गया 6 3 5 -4। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको इंग्लिश में हम डिटर्मिनेंट कहते हैं और उर्दू में इसका मुकम्मल मुरब्बे गालिब कहते हैं। कैसे मालूम करेंगे? इसके हमको ऑप्शन दिए गए 2 18 -2 38। तो हमें पता है ए इंटू डी यानी कि 6 को क्रॉस तिरछी, और हमेशा याद रखिए लेफ्ट साइड के टॉप से शुरू करेंगे ज़र्ब, लेफ्ट साइड के टॉप से। टॉप यानी 6 यहाँ पर है, 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? 3 से।
और 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? -4 से। तो देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किए, माइनस, चूंकि माइनस यहाँ पे रूल्स में शामिल है, इस फार्मूले में शामिल है, इसलिए माइनस यहाँ पे लिखा हमने। 5 को हम -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस होने के नाते इसको हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा, कॉस में लिखा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जब हम माइनस अदद को यानी कि नफ़ी अदद को नफ़ी अदद से ज़रब करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है ना। नफ़ी को नफ़ी से ज़रब किया तो प्लस की निशानी आती है। 6 दिया 18, 5 को 4 ज़रब किया अपने 20 हुआ, और दोनों की प्लस हो गई तो यहाँ पे कितना हुआ, 38। यहाँ पे देखिए जवाब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी आ रहा है हमारा ना। तो इस तरह से आप ऑप्शन और इस तरह से आप जवाब हासिल करें, यही आपका सीईटी। और इसी तरह से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जितने आपको इसके बाद के जितने भी बड़े बड़े टेस्ट देना होंगे इसी तरह से देना होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक ऑप्शन आपको चॉइस करना होता है, लेकिन अंदाज से नहीं। अंदाज से चॉइस करें तो मार्क्स गलत होने के 3 चांसेस गलत होते हैं और एक ही चांस सही होता है, इसलिए एक्सेप्ट और सही हासिल करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, और डी को हम दायरा डार्क करेंगे। ओके, दायरा जो करेंगे वो डार्क करेंगे, ठीक है। तो ये मुरब्बे कालिब से इस तरह का सवाल रहेगा। एक सवाल और देखते हैं मुरब्बे कालिब से। अगर ये दिस इज द डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट दिया गया, यहाँ पे अदद के बजाय एम दिया गया और एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दी गई है, और यहाँ पे उसके ऑप्शन दिए गए। इस तरह से ऑप्शन हमारे पास है, कितना है, 21, 41, 4, 3, ये हमारे पास ऑप्शन दिए गए। तो हमें क्या करना है, मुरब्बे गालिब का रूल इस्तेमाल करना है। क्या करते हैं हम, टॉप से, लेफ्ट के टॉप से यहाँ से ज़रब करते हैं, एम को 7 से ज़रब करेंगे। हमने एम को 7 से ज़रब किया, माइनस की निशानी लिखा, फिर 2 को -5 से मल्टीप्लाई कर, ये 2 है, -2 तो ये ज़ाब्ते का माइनस है। ओके, 2 है, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट लिख के हमने यहाँ पे, माइनस होने की वजह से कितना बनेगा, और उसकी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 31, 31 दिया गया, 31 भी लिख देंगे। अब 7m बन गया, ये बन गया 7m। ये 5 को 2 से ज़रब किए तो +10 हो गया। 10 को राइट साइड ले आएंगे और तफरीक कर देंगे, तफरीक कर दिए तो कितना हो गया, 21 बन गया। 31 में से 10 गए, देखिए ये 10 है, लेफ्ट साइड लाए तो -10 हो गए। 31 में से 10 गए 21, और 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे। 21 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 21 को 7 से डिवाइड किए तो यहाँ 3 आंसर आया। तो कौन सा आंसर सही है यहाँ पर, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। तो यहाँ हम सही ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डी पे हम सर्कल कंप्लीट करेंगे, दायरा भर देंगे गहरा, उसको पूरा गहरा करना रहेगा। ओके, तो इस तरह से डिटर्मिनेंट से यानी कि मुरब्बे खालिफ से आपको सवाल आ सकते हैं। ये एक मिसाल है, इसी तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करना होगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मुरब्बे खालिफ कंप्लीट होता है यहाँ पे। मुरब्बे खालिफ का तरीका, जिसको हम इस तरीके का इस्तेमाल, जिब्रिल क्रैमर्स, ये राशिदा का नाम है, क्रैमर का उसूल कहते हैं हम, डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं इसे। ये चौथा मेथड इस सबक में है, डिटर्मिनेंट मेथड। इस मेथड से हम मुरब्बे इस मेथड से हम हमजाद मसावतों को कैसे हल करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि MCQ टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टाइप्स, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस तरीके पर, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 मसावतें हमारे पास है। पहले सबसे पहले बेसिक को समझ लेते हैं। हमारे पास ये आम मसावत है, ये इसको आम खती मसावत कहते हैं, और ये दूसरी भी आम खती मसावत है। ये 2 मुतगय्यर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, एक x और एक y। ये वेरिएबल x है और वेरिएबल y है, और A1, B1 और C1 ये रियल नंबर है, हकीकी अदद है। इसी तरह से मसावत 2 में भी x और y ये मुतगय्यर है, A2, B2 और C2 ये क्या है, रियल नंबर है, हकीकी अदद है। 2 हमजाद मसावत यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन हम देख रहे हैं, सबक का नाम भी लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल है, x और y और 2 इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन पे हमको गौर करना है। कौन से तरीके में, क्रैमर के उसूल के तरीके में। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे करना है, तो इससे पहले हमको डिटर्मिनेंट फॉर मालूम करना होगा। डिटर्मिनेंट फॉर x के लिए मुरब्बे कालिब मालूम करना होगा, y के लिए मुरब्बे कालिब मालूम करना होगा, और फिर इसके बाद मालूम करना मतलब कैसे मालूम करते हैं वो आपको याद रखना है शॉर्ट में। तो डी की वैल्यू जब हमको मालूम करना होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन से अरकान लेंगे, A1 A2 और B1 B2 लेते हैं। ओके, ये बेसिक है आपका, इसको याद रखेंगे तो आपको फिर से कोई भी सवाल आपको आ जाए अब आसानी से उस MCQ को हल कर सकते हैं। दूसरा dx है, x के लिए डिटर्मिनेंट यहाँ पर है, x के लिए मुरब्बे कालिब है,
तो यहाँ पे कौन सी कीमत लेंगे, जब x dx, x के लिए हम मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे तो x के कोएफिशिएंट की जगह खाली करेंगे, यहाँ से x के कोएफिशिएंट की जगह खाली रहेगी तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, c1 c2, यानी कि x के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। जब dx हम लेंगे तो उसकी जगह क्या लेंगे, c1 c2 लेंगे, और b1 b2 अपनी जगह पर हैं। इसी तरह से जब dy हम लेंगे तो y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, और y के कोएफिशिएंट की जगह पे क्या लेंगे, c1 c2 लेंगे, और dy a1 a2। तो ये d dx और dy, यह है बेसिक आपका। इस बुनियाद पे आप फिर, आपको ये तरीका सवाल में नहीं कहा जाएगा कि कौन से तरीके से हल कीजिए, लेकिन जब आपको dx पूछा जाएगा तो वो जाहिर सी बात है मुरब्बे कालिब का ही तरीका होगा, क्रैमर का उसूल ही होगा। dy की वैल्यू पूछी जाएगी तो क्रैमर का उसूल होगा, d की वैल्यू पूछी जाएगी तो डिटर्मिनेंट होगा। तो आपको तरीका का इजहार सवाल में नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको इस बेसिक्स से समझना होगा कि d कैसे मालूम करेंगे, dx कैसे मालूम करेंगे, dy कैसे मालूम करें। तो ये मैंने इसकी यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखा हूँ। चलिए अब हम सवाल की तरफ, यहाँ से सवाल की तरफ जाने से पहले अगर हमको x की वैल्यू मालूम करना होगी तो हम क्या मालूम करेंगे, पहले dx हमको मालूम होना चाहिए, तो dx अपॉन d हम मालूम कर लेते हैं, और y की वैल्यू के लिए हम dy अपॉन d मालूम कर लेते हैं। तो ये मुरब्बा खालिब के तरीके के अहम नुकात हैं। ये नुकात को जहन नशीन कर लीजिए। एक बार न समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा यूट्यूब पर ये अवेलेबल रहेगा, आईटा की वेबसाइट पर। इंशाल्लाह आप इसको बार बार देखेंगे तो आपका बेसिक पूरा रिवाइज हो जाएगा इस वीडियोस में, अलजबरा का, मैथ्स फर्स्ट का। और इंशाल्लाह कल और दूसरे सब्जेक्ट भी शुरू होंगे। देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, यहाँ पे मुरब्बा खालिब का इस्तेमाल करके मसावात हल कीजिए और डी की कीमत मालूम कीजिए। मसावात हल नहीं करना है आपको, सिर्फ डी की कीमत मालूम करना है। थोड़ा सवाल तो वसी हो गया। यहाँ पे सिर्फ आपको पूछा जाएगा मुरब्बा खालिब का इस्तेमाल करके, ये नहीं भी हो सकता है, सिर्फ कहा जाएगा कि डी की वैल्यू मालूम कीजिए, इतना भी कहा जा सकता है। ओके, सवाल बदल के, सवाल सेटर कोई और है, वो सवाल सेट कर सकते हैं अपने माइंड के हिसाब से। तो मुरब्बा खालिब का ये जुमला भी नहीं रह सकता है, ये जुमला भी नहीं रह सकता है, सिर्फ डी की वैल्यू मालूम कीजिए, ऐसा भी रह सकता है। तो आपके जहन में होना चाहिए डी होता है क्या। तो ये इसका देखिए दो इक्वेशन हमारे पास है, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x माइनस b2y इज इक्वल टू c2। ये इक्वेशन हमारे पास रहेगी। ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड कर रहे हैं हम डी की वैल्यू। ये ऑप्शन हमारे पास है 5, 1, -5 और -1, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे, पहला इक्वेशन हमने लिखे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा इक्वेशन लिखे हमने 3x माइनस 2y, यहाँ पे -4 दिया हुआ है ना, -4 को हम क्या करेंगे, उसको a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 के फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि 4 को जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड लिख लेंगे। पहले सवाल को हमने तरतीब में कर लिया है, मसावत को हमने तरतीब किया। यहाँ पे a1x, तो a1 की वैल्यू 1 है यहाँ पर, हाँ इससे हम कंपैरिजन करेंगे a1x, तो यहाँ a1 की वैल्यू 1 है, b1y तो यहाँ b1 की वैल्यू 1 है, और c1, यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। a2x, यहाँ पे a2 की वैल्यू 3 है, b2y, यहाँ b2 की वैल्यू -2 है, और यहाँ c2। तो यहाँ हमको d मालूम करना है। दरअसल हमको क्या मालूम करना है, d, हमको d पता है, यहाँ से हम d लेंगे। d क्या है हमको पता है, a1 a2 b1 b2 है ना। अब हम a1 a2 अब वैल्यू रखेंगे, तो a1 की जगह हमने क्या रखेंगे, यहाँ पे 1, और a2 की जगह 3 रखेंगे, 1 एंड 3। यहाँ b1 की जगह क्या रखेंगे, 1, और b2 की जगह -2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वही तिरछी तरफ टॉप लेफ्ट, याद रखिए टॉप लेफ्ट, लेफ्ट से टॉप से स्टार्ट करना है, ज़रब करना, वरना गलत हो जाएगा। 1 से -2 को ज़रब करेंगे, 1 से -2 को ज़रब किया हमने यहाँ पे, 1 से -2 को मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस ज़ाब्ते का है, फिर x को 3 से ज़रब किए, तो -2 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। -2 और -3 कितना होगा, ये -2 -3 -5 होगा। कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पे, सी। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, सी। तो ये सी आंसर है, और सी को हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे, है ना। सी को हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया ना। देखिए यहाँ डायलॉग बॉक्स से जो परेशान कर रहा है थोड़ा सा, तो ये सी को हमने क्या किया, यहाँ पे सी जवाब हो गया। तो समझ में आया किस तरह से हमने डी की वैल्यू मालूम की है। तो ये आपको फास्ट करना है, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। आपको ये फार्मूला नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन आपको
माइंड में रहना चाहिए कि हम यहाँ पे A1 A2 और B1 B2 लेते हैं, ये आपको माइंड में रहना है, रखना है। और फौरन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और फास्ट आंसर निकालिए और सही जवाब पर क्लिक कीजिए। सी जवाब यहाँ पे है -5। ये था क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से। अब हम और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से। क्वेश्चन नंबर 9, झेल की हमजाद मसावतों में dx की कीमत मालूम कीजिए। जब तक यहाँ पे मुरब्बे खालिब का जिक्र नहीं है सवाल में, कहा नहीं गया, वो आपको अंडरस्टैंडिंग करना है कि dx यानी कि यहाँ पे क्रेमर का रूल इस्तेमाल करना है। ये आपको समझाया गया बेसिक में, है ना, बुनियाद में। तो dy दिया गया, d की वैल्यू दी गई है, y की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू की बहुत सारी वैल्यू दी गई है, लेकिन हमको जो ज़रूरत है उसको ही हम यूज़ करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ dx ऑफ फ्रॉम द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऑप्शन आपके सामने रेडी है, -30, b इज इक्वल टू -24, c इज इक्वल टू 30 और d इज इक्वल टू -6। अब सही ऑप्शन क्या होगा? जब हमको फार्मूला मालूम होगा, हमको बुनियाद मालूम होगा, तो हम आसानी से फार्मूला लिखेंगे। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स की वैल्यू मालूम नहीं है, डी एक्स की जगह डी एक्स लिखे। x की वैल्यू मालूम है, यस 5 है, x की वैल्यू 5 यहाँ रखे x की जगह पे। d की वैल्यू मालूम है, यस मालूम है, -6 यहाँ रखे। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, 5 को नफी 6 से रब किए। देखो कितना आसान जवाब है। और 5 छंग कितना आएगा यहाँ पे आंसर? इतना आंसर आएगा। देखिए देखिए x इज इक्वल -30 है, यानी कि जवाब कौन सा है यहाँ पर? ए को हम सर्कल करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमको सही जवाब हासिल करना होगा, और सही जवाब हासिल करने के लिए हमको थोड़ा रिवीजन करना होगी। और बिल्कुल घबराने की बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, बहुत मुश्किल नहीं होता है इम्तिहान। जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की तैयारी हो चुकी है। तो ये था पहले सबक, हमजात खती मसावतें, खती मसावतें, दो मुतगैर खती मसावतें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। अब हम दूसरे सबक की तरफ जा रहे, तो हमने यहाँ पे तकरीबन 9 सवाल इस सबक से देखें। पहले सबक से 4 बुनियाद हमने उसका पढ़ा। पहला तरीका इखराज का तरीका था, दूसरा तरसीम का तरीका है, मुरब्बा खाली भी डिटर्मिनेंट है, और क्रैमर्स का रूल्स है। इस तरह से हम लेसन 2 की तरफ जाते हैं। लेसन 2 क्या हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मुरब्बई मसावत, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, मुरब्बी मसावत है। थोड़ा मुरब्बी मसावत की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे उसको? ये उसकी आम सूरत है, ए एक्स की कुवत 2 जमा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, कुवत 2 है। यहाँ पे कुवत 2 इसकी पहचान है। ये एक्स जो है ये वेरिएबल है, मुतगय्यर है। ए बी और सी जो है ये रियल नंबर है, हकीकी अदाद है। तो वेरिएबल को पहचानना है आपको। वेरिएबल एक्स है, और हमेशा वेरिएबल की जो कुव्वत होगी वो 2 रहेगी। 2 से कम अगर है, मसावत में 2 नहीं है, या 2 से ज़्यादा है, या नफ़ी में है, या कसर में, तो वो मुरब्बी मसावत नहीं रही। मुरब्बी मसावत यानी कि उसका दर्जा हमेशा 2 रहता है, मुतगय्यर का दर्जा 2 रहता है, ये उसकी पहचान है। इसमें ए एक्स की कुव्वत 2 का ज़रीब होगा, बी जो है एक्स का ज़रीब, और सी मुस्तक़बिल रुकन है। ये आपको याद रखना है। जब तक आप याद नहीं रखेंगे तो यहाँ पहचान नहीं पाएंगे। तो पहचानना है आपको, दर्जा 2 होता है मुरब्बी मसावत में, और 2 से ज़्यादा नहीं होता। किसी मुतगैर का दर्जा अगर 2 से ज़्यादा है तो मुरब्बी मसावत नहीं होगी, 2 से कम भी नहीं होगा। ओके, तो मुरब्बी मसावत होने के लिए शर्त लाजमी है। अब देखते हैं, और ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ए की कीमत 0 नहीं रहेगी। तो यहाँ से पहचान लेते हैं हम कि ए बी सी क्या है, हकीकी अदाद है इसमें मसावत में। एक्स जो है वो वेरिएबल है, मुतगय्यर है, और इसका दर्जा कितना है? 2 है। देखो 3 बातें अच्छे से याद रख लीजिए। एक्स यहाँ पे वेरिएबल इस्तेमाल हो, जिस भी अंग्रेजी हरफ की कुव्वत दी जाएगी वो वेरिएबल रहेगा इस मुरब्बी मसावत में। ये आपको पहचानना है। और यहाँ दर्जा हमेशा उसको 2 रहना चाहिए, और उसके ज़रीब जो रहेंगे ए बी सी जो हैं, ये सब क्या है? ये रियल नंबर हकीकी अदाद है। अब हमको पहचानना है कि ज़ेल की कौन सी मसावत मुरब्बी मसावत है। क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10। ज़ेल की कौन सी मसावत
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इक्वेशन ही दिया गया आपको और ये ऑप्शन आपके सामने है। देखो यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हमें, पहला ऑप्शन है, देखो यहाँ पे कुव्वत माइनस में है, इसलिए ए ऑप्शन पहले रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमने कहा कि दर्जा 2 होना चाहिए मस्बत शक्ल, तो ए जवाब नहीं रहेगा। बी को गौर करते हैं, यहाँ पे कुव्वत 2 नजर आ रही है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ नसब नुमा में एक्स है। अगर हम मसावत को इस फॉर्म में लिखेंगे तो नसब नुमा से एक्स को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स से ज़रब करते हैं। तो जब हम इसको एक्स से ज़रब करेंगे तो इसकी कुव्वत 3 हो जाएगी, इसलिए बी भी नहीं है, बी जो है वो भी मुरब्बी मसावत नहीं है। अब अगर हम डी पे गौर करते हैं तो डी में क्या है, कुव्वत 3 है, इसलिए ये भी मुरब्बी मसावत नहीं। ए बी और डी तीन जवाब यहाँ पे गलत है, इसका मतलब सही जवाब क्या होना चाहिए फिर यहाँ पे सी। वो क्यों, क्योंकि एक्स और कॉस है यहाँ पर, कॉस का मतलब होता है बीच में ज़र्ब, एक्स से अगर हम इसको ज़र्ब करते हैं तो एक्स की कुव्वत 2 हो जाएगा, -5x होगा। इस फॉर्म में हम इस मसावत को लिख सकते हैं, तो x की कुव्वत 2 यानी कि दर्जा 2 -5x, तो ये जो सी ऑप्शन है ये जवाब दुरुस्त होगा। और इस तरह से हमको जवाब चॉइस करना। देखिए यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ पहचानना है। अगर हमको ये बेसिक बात मालूम होती है तो इंशाल्लाह हम आसानी से अपना जवाब, मिनट भी नहीं लगेगा हमें, बहुत कम वक्त में हम जवाब तलाश कर लेंगे। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन नंबर का जवाब था। देखिए अब अगले सवाल को देखते हैं हम, थोड़ा स्पीड लेना होगा मुझे, काफ़ी सवाल है। मसावत के जज़र, मसावत के जज़र किसको कहते हैं, ये बेसिक है। आप देखिए यहाँ पे दो बात बेसिक समझ लीजिए। मसावत के जज़र ऐसे अदद जो मसावत को मुतमईन करते हैं, और मसावत के हमेशा मुरब्बे मसावत के 2 जज़र होते हैं, मुरब्बे मसावत के हमेशा जज़र 2 होते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं हम। याद रखिए मुरब्बे मसावत के जज़र हमेशा 2, तो झेल के अदद में से कौन सा अदद दी हुई मुरब्बे मसावत का जज़र है। मसावत यहाँ पर इस तरह से है, x² + 4x - 5 = 0, a = 0, b = 1, c = -1 और d = 2। अब इसमें से कौन सा अदद है जो मसावत का जज़र है। अब हमें क्या करना होगा, ओरली हम अगर करते हैं तो बहुत आसान है। अगर आप, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लूँ, मसावत के जज़र हमको पहचानना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखते हैं, जीरो की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं 0, तो 0 का मुरब्बा 0 ही रहेगा। 4 से ज़रब 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। लेकिन नफ़ी 5 यहाँ पे बच रहा है, नहीं कि 0 नहीं बच रहा है, इसका मतलब 0 इसका सोल्यूशन नहीं। हम चेक कर लेते हैं, हमने 0 रख के देखा। आपको इतना चेक नहीं करना है, ओरली भी कर सकते हैं आप। 0 रख के 4 से ज़रब 0 को किए, एक्स के बदले में हमने 0 रखे, -5 आया, इसके =0 नहीं है, इसका मतलब ये मसावत का जज़र नहीं है। हम क्या करेंगे, 1 रख के देखेंगे। हमने 1 रखा, देखो मसावत में हमने लेफ्ट साइड लेंगे, हम यहाँ से 1 रखे, एक्स की जगह 1 रखे, यहाँ पे देखो 1 और 4 5 होता है, 5 में से 5 गए 0 हो गया, 0 बराबर 0 है, इसका मतलब आंसर क्या है यहाँ पे बी है। -1 रख के चेक कीजिए आप, 2 रख के चेक कीजिए, आपको जवाब 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो मसावत का जज़र नहीं है। जो कीमत रखने पर मसावत का मतलब दाएं जानिब का अदद हासिल हो रहा है, यानी कि 0 हासिल हो रहा है, जो अदद यहाँ पे दिए गए हैं ए बी सी में, इसमें से इसमें मसावत में रखने पर अगर जवाब 0 आ जाता है तो वो मसावत का जज़र होगा। यहाँ पे जवाब 1 रखने पर जवाब 0 आ रहा है, इसलिए मसावत का जवाब जज़र क्या है, 1 है, और जवाब यहाँ पर बी है, तो जवाब हमारा बी यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। दी गई मुरब्बे मसावत के जज़र बताइए। अब देखिए यहाँ पे जज़र बताना है, वहाँ से भी हमने जज़र बताना था, यहाँ पे भी जज़र बताना है, लेकिन सवाल चेंज हो गया है, सवाल की नौइयत चेंज हुई है। वहाँ हमको कीमत रख के चेक करना था, यहाँ पे भी हम कीमत रख के चेक कर सकते हैं। वो कैसे, अब देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। अगर कीमत रख के चेक करते हैं तो बहुत आसानी से आपको जवाब मिलता है। देखिए x - 4 = 0 ले लेंगे, यहाँ पर 2 कॉस बनने में, और 3x - 8 = भी 0 ले लेंगे। देखिए मसावत ऑलरेडी अज्जा भी करके दी गई है, फैक्टराइजेशन करके, तो x - 4 = 0 लिखे हमने, और 3x - 8 = 0 लिखे, तो x = कितना आंसर आया यहाँ पे 4 आया, तो ऑप्शन में 4 मिल रहा है हमको कहीं तो भी, यस ए के
ऑप्शन ए में 4 है, यानी अगर हम यहाँ 4 रखते हैं, 4 माइनस 4 0 हो गया, पूरी मसाज 0 हो गई, इसका मतलब राइट साइड 0 हो गया, आंसर मिल गया हमको। x बराबर 4 रखने पर कंप्लीट यहाँ पे मसाज मुतमईन हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 जो है इक्वेशन मसाज का जजर यानी कि रूट है, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे रूट है x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 8/3, 8/3 का ऑप्शन है नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन ये चॉइस करेंगे और ऑप्शन ए। तो सही जवाब क्या है यहाँ पर, ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पे ऑप्शन गलती से बी आया है, यहाँ ऑप्शन ए है। ओके, सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए। तो इस तरह से हमको ये देखिए मुरब्बे मसाद इस तरह से इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया, तो ऐसे सवाल बना बनाकर हमें सीईटी में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमें ऐसे सवाल की मशक और प्रैक्टिस जारी रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ सी ए जो आंसर है। ओके, अज्जा रबी के तरीके से जजर मालूम कीजिए। अब हमें यहाँ से रूट मालूम करना है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, रूट्स मालूम करना है। जेल के मुरब्बे मसाद के अज़ार भी मालूम कीजिए, फाइंड द फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर अज़ार भी मालूम करना है, फैक्टराइजेशन मालूम करना है, इसका फैक्टराइजेशन करना है हमको। फैक्टराइजेशन मेथड आप सीखें कैसे फैक्टराइज करते हैं, ये ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 3y + 5 y + 2 = 0। ऑप्शन बी 3y + 5 y - 2 = 0। इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे, आपने अज़ार भी करना सीखे हैं 10 स्टैंडर्ड में, है ना, सीखे है ना, 10 स्टैंडर्ड की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। फैक्टराइजेशन 9 में भी था, 10 स्टैंडर्ड में भी है, तो आपने ये फैक्टराइजेशन लेसन नंबर 2 में सीखा कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी, सब तो एक जैसे लग रहे हैं, माइनस प्लस का फर्क है, दिखते तो एक जैसा ही है, सब एक जैसा नजर आ रहा है ना, सब में ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन माइनस प्लस का फर्क है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सॉल्यूशन में, यहाँ पहले से ऑलरेडी आंसर प्रिंट हो चुका है, रिवर्स क्यों आ रहा है, अच्छा देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिखा 3y² - y - 10 = 0। हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक टर्म है मुरब्बई रुकन जाए उसके ज़रीब से, उसके कोएफिशिएंट से हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, -13 आया है, -30 आया, 3 × -10 -30। अब -30 के हम टेबल पढ़ेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि जिनका डिफरेंस जो है वो -1 आना चाहिए। तो 5 6 जा -30, -6 से मल्टीप्लाई कर रहे, 5 में से -6 गया तो -1 बचा। अब ये जो तो दो पार्ट हो गए मिडल टर्म के, दरमियानी रुकने के दो हिस्से कर रहे हैं, दो हिस्से करें, तो यहाँ पे उस 3y² वैसे ही लिखेंगे, -10 को भी वैसे ही लिखेंगे, -y के बदले में हम क्या लिखेंगे, +5y - 6y। फिर यहाँ से कॉमन निकालेंगे हम, y कॉमन निकाले हमने यहाँ से, देखिए हमने यहाँ से y कॉमन निकाले, तो यहाँ क्या बचेगा 3y - 5, और यहाँ से हम 2 का टेबल कॉमन निकालेंगे, 2 के टेबल में दोनों दे जाते हैं 3y - 5, तो एक ब्रैकेट में 3y - 5 बचा, और रिमेनिंग फैक्टर जो है, रिमेनिंग जो टर्म्स है, रिमेनिंग एलिमेंट जो है, अरकान जो है वो दूसरे कॉस में हम लिखेंगे, तो y - 2। तो देखिए यहाँ पे 3y - 5 और y - 2 ये आया, तो आंसर कौन सा सही होना चाहिए, आंसर डी, यहाँ पे आंसर डी सही है। देखो तमाम ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, हर ऑप्शन में अलामतें इधर उधर हुई है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह से सही ऑप्शन हमारा डी है यहाँ पर। तो ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं और इस तरह से क्वेश्चन का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। कामिल रुपए का तरीका, देखिए हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, अज़ारबी का तरीका देखिए, अब कामिल रुपए का तरीका, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये हम 10 स्टैंडर्ड में सीखे कंप्लीट स्क्वायर मेथड। मेरे ख्याल से इससे सवाल आता है कि नहीं, है मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। x² + bx + c = 0, हाँ कभी आता है तो आप रेडी रहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो ये जो इक्वेशन है, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें ये चीज़ ऐड करना पड़ती है, b/2, यानी कि b की वैल्यू /2 का स्क्वायर - b/2 का स्क्वायर, ये माइनस और प्लस दोनों मिलाना पड़ता है, इसमें ऐड भी करना है
और माइनस बी करना है, तो वो कामिल मुरब्बा यानी कि कंप्लीट स्क्वायर इक्वेशन बन जाता है, कामिल मुरब्बा मसौत बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए दी गई मसौत कामिल मुरब्बा मसौत नहीं है, इस कामिल मुरब्बा बनाने के लिए इसमें कौन सा अदद जमा या तफरीक करना होगा। तो हम देखते हैं कौन सा अदद जमा या तफरीक करना होगा। एक क्वेश्चन अजाफी हो रहा है यहाँ पे, देख लेते हैं। ये इक्वेशन हमको दिया गया, ये फार्मूला हमको याद रखना है, बी अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, बी अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें जमा करना पड़ता है, और माइनस बी मतलब यहाँ पे एक्स का जरीब, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे बी की जगह 2 आएगा। ओके, अब कौन सा अदद जमा करना होगा, यहाँ ऑप्शन दिया गया 4 2 1 0, देखते हैं कौन सा अदद है। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, बी की वैल्यू देखिए हम यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 2 है। कंपैरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू -5 है। तो बी की वैल्यू 2 ली हमने यहाँ पर। ओके, अब हम बी अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर लिए, बी की वैल्यू 2 रखे, देखो बी की वैल्यू 2 रखे कहाँ से, मसावत से, ओके, इक्वेशन से। 2 अपॉन टू कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका मतलब आंसर क्या है, सी है। आंसर क्या है यहाँ पर, सी है, इसलिए आंसर यहाँ सी हो गया। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं, अभी बहुत सारे सवाल हमें देखना है, इसलिए थोड़ा हमें स्पीड पकड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ फार्मूले का तरीका, हमने उस मेथड से एक ही क्वेश्चन लिया अभी यहाँ पे। फार्मूला क्या होता है, मुरब्बे मसावत को हल करने का जो ज़ाब्ता है वो हमने पढ़ा है। क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मुरब्बे मसावत की आम सूरत है। यानी कि ये जनरल फॉर्म है, ये फार्मूला है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस अपॉन 2a, ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसमें ये जो टर्म है, ये रूट में जो लिखा हुआ है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, मुमय्यज़ कहते हैं आप लोग, है ना, इम्तियाज़ नुमा भी कहते हैं इसको, कुछ अल्फाज इम्तियाज़ नुमा भी कहते हैं, मुमय्यज़ भी कहते हैं, और इसको इंग्लिश में जो है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है डिसाइड करने के लिए नेचर ऑफ रूट के लिए। तो यहाँ पे बेसिक ये फार्मूला याद रखना है आपको, ज़ाब्ते की मदद से मुरब्बे मसावत हल करते हैं, तो इस फार्मूला के दरमियान में आया तो आप कैसे उसको हल करेंगे ये चेक करना है। देखते हैं मुमय्यज़, इसको ममेज़ पढ़ते हैं, ये तस्दीक होती है, ममेज़ पढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा, ये निशानी है इसकी डिस्क्रिमिनेंट की, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू से हम डिसाइड कर सकते हैं कि रूट यानी मसावत के जज़र की जो नौवियत होती है, मसावत के जज़र की जो नौवियत होती है वो किस तरह से होती है, वो हमें यहाँ डिसाइड करना है, जज़रों की नौवियत, रूट्स ऑफ नेचर। तो मैं इसको डायलॉग बॉक्स के ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। जज़रों की नौइयत, हम रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये पहला हमने लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी, की वैल्यू अगर ज़ीरो होगी तो जज़र कैसे होंगे, हकीकी होंगे और मसावी होंगे, इंग्लिश में रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड इक्वल होंगे। ओके, अगर इक्वल टू अगर ज़ीरो आ रहा है तो रियल एंड इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि उसको मुमय्यज़ की वैल्यू अगर ज़ीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव अदद एक से लेकर जो अशर किसी भी फॉर्म में हो, वो जज़र में हो, कसर में हो, अशारिया में हो, लेकिन पॉजिटिव हो, मस्बत हो, है ना, मस्बत अगर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो उसके जज़र कैसे होंगे, हकीकी और मुख्तलिफ होने होंगे, यानी कि जवाब दो जज़र होंगे अलग अलग। देखो ये नौवियत ज़ीरो अगर है तो हकीकी होते हैं, मसावी होते हैं, यानी कि एक जैसे जवाब आएंगे दोनों। यहाँ दो जवाब आते हैं प्लस और माइनस, दिख रहा है यहाँ पे, तो दोनों में से यहाँ पे दोनों जवाब एक जैसे रहेंगे, दोनों जज़र एक जैसे रहेंगे, दोनों रूट्स सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर पॉजिटिव आता है आंसर, पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ा, तो जज़र हकीकी और मुख्तलिफ होंगे, यानी कि रियल एंड अनइक्वल होंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो का मतलब निगेटिव, अगर मनफी अलामत आ रही है हल में, जवाब में, तो निगेटिव है, तो उसके जज़र की जो नौवियत होगी वो गैर हकीकी होगी। कैसे होंगे, गैर हकीकी, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉट रियल। ओके,
क्या होगी, नॉट रियल होगी। ओके, देखिए, तो इस तरह से 3 बातें यहाँ बेसिक याद रखिए ज़ाब्ते में, और ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू याद रखिए। इस पे से सवाल, कोई भी सवाल फिर आपको आ जाए, आप इंशाल्लाह उसको फिर हल करने के काबिल रहेंगे इंशाल्लाह, और आसानी से कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं किस तरह से सवाल इसमें से आता है। इस बुनियाद पर, अगर मुरब्बी मसावत के जज़र गैर हकीकी हो तो, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर मुरब्बी मसावत के जज़र गैर हकीकी के लिए हमने कंडीशन को देखा है, मुमय्यज़ की कीमत झेल में से कौन सी होगी। If the roots of given quadratic equation are not real, then which of the following is the value of discriminant? क्वेश्चन दिया है, आप बता सकते हैं यहाँ से। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हल भी नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि अगर मुरब्बई मसावत के जज़र गैर हकीकी हो तो, जब गैर हकीकी होंगे यानी कि नॉट रियल होंगे, नॉट रियल, देखो नॉट रियल होंगे, तो उस वक्त वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे निगेटिव नजर आ रहा है आपको, है ना, कहीं तो भी डी, और ऑप्शन डी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0 के लिए कंडीशन क्या थी, क्या कंडीशन थी पढ़े थे हमने, इसके लिए नॉट रियल। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, वैल्यू निगेटिव आ रही है, डी में वैल्यू निगेटिव है। यहाँ सॉल्व नहीं करना है, कोई क्वेश्चन भी नहीं दिया गया। तो ये आपका बेसिक नॉलेज, आपका बेसिक नॉलेज अगर आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह है, तो आप आसानी से बिल्कुल बहुत ही अच्छे अंदाज में जवाब, देखो डी है, यहाँ पे कोई हल नहीं करना पड़ा, टाइम कवर हो गया आपका। क्योंकि जब भी गैर हकीकी जज़र होंगे, रूट नॉट रियल होंगे, तो ऐसी सूरत में वैल्यूज जो होंगी वो रूट की नेगेटिव होंगी, और डी यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए वैल्यू यहाँ पे डी, आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है, ये कितना आसान सवाल था। शर्त है कि हमको ये स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि गैर हकीकी किस सूरत में होते हैं, नॉट रियल किस पोजीशन में रहते हैं, रूट्स को हमको ध्यान देना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, मुरब्बई मसावत से चूँकि आंसर कुछ ऑलरेडी पहले से वहाँ पर एनिमेट नहीं हुए हैं, एनिमेशन डिलीट हो गया उनका, तो इसलिए वो पहले से आंसर वहाँ पे रिपीट हो, चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। सर ये ओके ओके, तो मुरब्बे मसावत के से मुमय्यज़ की कीमत मालूम करना है। ये हमको मुरब्बे मसावत दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मालूम करना है। ऑप्शन दिए गए 0, 1, 2 एंड -1। ओके, सेम सेम ऑप्शन यहाँ पर है, देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। वेरी सिंपल, हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। बी, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, क्या है बी, कंपैरिजन करेंगे ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है 4, 4 रख दिया हमने, ये 4 फार्मूले का है, यहाँ पे लिख दिए। ए की वैल्यू कितनी है इक्वेशन में, √2 लिख दिए। सी, यहाँ मल्टीप्लाई की निशानी लगाना ज़रूरी हो जाएगा, लेटर के दरमियान में मल्टीप्लाई की निशानी नहीं लगाए तो चलता, लेकिन यहाँ लगाना ज़रूरी होगा। और इस सी की वैल्यू कितनी है 2√2। ओके, अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जजर 2 को तो जजर 2 तो 2 ही आएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 में से 16 गया तो कितना हो गया 16 माइनस 16 कितना हो गया 0, 0 हुआ। आंसर कौन सा था ए, देखो यहाँ पे आंसर ए आया, आंसर ए। ओके, तो ये सॉल्व कर लेंगे आप, जाहिर सी बात है ओरली करने में आपको थोड़ा देर तो फास्ट, कलम लिखिए, फार्मूला लिखिए, शॉर्ट में थोड़ा सा फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम इसको, मुमय्यज़ कहते हैं हम इसको, इम्तियाज़ नुमा भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ऑप्शन हमारे को मिल गया ए, ये था कौन सा फार्मूला, फार्मूले पर हमें सवाल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुरब्बी मसावतों के जज़रों और ज़रीबों में ताल्लुक। हाँ, जज़र और ज़रीब, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये उसके अल्फ़ा और बीटा उसके जज़र हैं, हम फर्स्ट कर लेते, और ये अल्फ़ा का एक जज़र, देखो यहाँ पे प्लस माइनस को अलग किया हमने, प्लस में अल्फ़ा लेते हैं वो चल जाएगा, कोई मैटर नहीं है यहाँ पर इतना, अल्फ़ा एक्चुअल प्लस में लेते हैं, बीटा माइनस में लेते चलेगा, लेकिन माइनस प्लस कोई मैटर नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे अल्फ़ा एक जज़र है और एक जज़र बीटा है। ओके, अब ये ज़रीब है, ज़रीब इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स ए बी और सी, और अल्फ़ा और बीटा ये उसके रूट्स है, जज़र है। तो ये ए बी सी और अल्फ़ा और बीटा, इसमें क्या ताल्लुक है, वो ताल्लुक आपको याद रखना है।
तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ये याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इस तरह से ये दूसरा रिलेशन है। दो रिलेशन आपको यहाँ से याद रखना है, ये आपका बेस है, बुनियाद है, और इस बुनियाद पे कोई भी क्वेश्चन फिर आपको आ जाए, कोई भी सवाल पूछ लिया जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। मसावत 3x² माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के जजर अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है। क्या मालूम करना है? अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है आपको। यहाँ से हमको पता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है। यहाँ बी क्या है? यहाँ बी -15 है ना, फॉर्मूले में भी यहाँ पर भी माइनस है। इस बात का ख्याल रखना आपको कि सवाल में इक्वेशन में माइनस दिया गया है, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है, यहाँ पर भी माइनस, ये माइनस इस रिलेशन की वजह से है, और ये माइनस जो है ये इक्वेशन की वजह से है, मसावत की वजह से। तो ये माइनस माइनस जो है आपके लिए ध्यान रखना है आपको, इस तरह से कि माइनस प्लस गौर करना है, उसी की वजह से मार्क्स कटने के भी चांस होते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मालूम करना है। तो हमें पता है, क्या पता है? ऑप्शन दिया गया, ए में 3, बी में -1, सी में 5 और डी में -5, ये ऑप्शन है। अब कौन सा ऑप्शन सी हो सकता है? देखिए सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो मैंने किया अल्फा प्लस बीटा लिखा हूँ, माइनस बी अपॉन ए लिखा हूँ। ये माइनस ऑलरेडी रिलेशन का है, और ये -15 जो है वो सवाल से लिए बी की वैल्यू है ना, बी है ना, बी अपॉन ए क्या है यहाँ पर? 3 है, ए की वैल्यू 3 रख के माइनस माइनस क्या हो गया, मल्टीप्लाई करें तो प्लस। 15 को 3 से तकसीम करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 को 5, 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 5 आ गया यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई? 5, यानी कि आंसर क्या था यहाँ पर? सी, आंसर सी है। मैं समझता हूँ आप लोग की समझ में आ रहा होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, और ऑप्शन को बेसिक की बुनियाद से किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, यह आपको समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगर मुरब्बे मसावत में c इज इक्वल टू, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन c इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3, c की कीमत दी गई, b की दी गई, मालूम करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। ए बी सी की वैल्यू दी गई है, और अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ अल्फा इंटू बीटा मालूम करना है। देखते हैं, ऑप्शन दिए गए, ए बराबर 4, बी बराबर -4, सी बराबर 2 और डी बराबर -2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ लिखिए हमने अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी थी? 12, और ए की वैल्यू कितनी थी? 3। 3 को 12 से डिवाइड कर, 12 को 3 से डिवाइड किए, 12 को 3 से तकसीम किए, तो जवाब आ गया 4। ऑप्शन क्या है? ए। है ना आसान सवाल? यस। तो इस तरह से आपको जज़र और उनके ज़रीब, ये ताल्लुक़ को आपको याद रखना है कि किस तरह से दोनों में ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। थोड़ा सा थिंक वाला सवाल है, अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना है। अब यहाँ पे इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं सवाल मुझे, क्योंकि वर्ड सिर्फ अगर लफ्ज़ था यहाँ पे। ऑप्शन है 14, बी में -14, सी है, और डी ऑप्शन दिया गया। सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला हमको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हमें अल्फा ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फार्मूला हमको मालूम है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, रिपीट कर लीजिए इसको, 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमको इसकी वैल्यू मालूम कर रहे हैं हम, इसकी जगह हम अल्फा यूज़ करेंगे और इसकी जगह हम बीटा यूज़ करेंगे। तो इसको हमने क्या किया, एक तरफ कर दिया। ओके, अल्फा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ज़ाब्ता हम समझ रहे हैं अभी, और बाकी टर्म को हमने इस तरफ कैरी कर लिया। ओके, यानी ये क्यूब की वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसको, है ना, क्यूब के ज़ाब्ते को। तो यहाँ पे देखिए ज़ाब्ता हमारे पास है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कौन सा? ये ज़ाब्ता, ये यूज़ करेंगे ना वो, अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्यूब।
ओके, ये ज़ाब्ता अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से इस तरह का सवाल हल करने में दिक्कत नहीं होगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत दी गई है कितनी, 5। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत रख देंगे 5। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की भी कीमत दी गई है 50, 50 रख दी हमने यहाँ से इसकी वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब की कीमत दी गई है, इसकी कीमत दी गई है ना, इसकी वैल्यू हमने 5 रख दी है। 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा ज़रब बीटा, हमने इसकी कीमत मालूम करना है, लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 5, यहाँ 5 रख दिए। ओके, 50 है, 5 का क्यूब कितना होगा, 125, 125 मैंने लेफ्ट साइड कैरी किया हूँ तो माइनस हो गया। ओके, अब यहाँ देखिए, इसको माइनस करते हैं, 50, 125 कहाँ से आया, 5 की 3 के बाद 125 होता है, उसको लेफ्ट साइड में मैंने कैरी किया, स्टेप कम करना है हमको, यहाँ स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ऑप्शन चॉइस करना, लेकिन सही जो ऑप्शन लाने के लिए आपको कलम तो चलाना पड़ेगा कुछ कुछ जगह। तो 50 में से 125 गए, कितना बचा, 75, -75, और ये 3 को 5 से रब कर दिए, 15 हो गया, 15 से इसको डिवाइड कर दिए, -15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ओके, 15 से डिवाइड किया तो 15, 5 आंसर आया यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा की कीमत क्या आई फिर यहाँ पर 5, तो आंसर क्या था यहाँ पर डी, आंसर था यहाँ पर डी। ठीक है, तो यहाँ पे जवाब आ गया डी। ओके, तो ये फार्मूला आप अगर याद कर लेते हैं तो इस फार्मूले को कन्वर्शन अगर आप याद करते हैं, कन्वर्शन को याद रखते हैं कि ऐसा कन्वर्शन आप, इसकी वैल्यू यह है, डायरेक्ट भी याद रखेंगे, एग्जाम में चलेगा, वैल्यू रखेंगे और हल कर लेंगे। अब हम लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं लेसन 3 कौन सा है हमारे पास। लेसन 3 का बेसिक हिसाबी तसाउत, हिसाबी तसाउत में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तवातुर है, तवातुर की डेफिनेशन हमको मालूम है, खास तरतीब में लिखे हुए अदात को हम तवातुर कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन ए डेफिनाइट ऑर्डर लाइक द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड द सीक्वेंस। सीक्वेंस एक ऐसा अदद का सिलसिला है जो एक खास उसूल के तहत तरतीब में अदात रखे जाते हैं, है ना, उसको हम तवातुर कहते हैं। और इसी तवातुर में से एक तवातुर हम सिलेक्ट करते हैं, एक ऐसा तवातुर जिसमें फ़र्क एक जैसा हो, फ़र्क एक जैसा हो, और उसको हम हिसाबी तसाउत कहते हैं, वो हिसाबी तसाउत है। तवातुर तो जनरल बहुत सारे रूल्स उसमें आते हैं, लेकिन हिसाबी तसाउत में सिर्फ एक ही रूल आता है, सिर्फ एक जैसा अदद प्लस या माइनस कर सकते हैं दो, यानी ऐसा अदाद, ऐसे अदाद का सिलसिला जो दो अदाद के दरमियान एक जैसा फ़र्क होता है, हर दो अदाद के दरमियान, ओके, एक जैसा फ़र्क होता है, वो हिसाबी तसाउत कहलाता है। तो हिसाबी तसाउत की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे, अदाद का एक ऐसा सिलसिला जिसमें हर दो मतवातिर अदाद के दरमियान फ़र्क कांस्टेंट हो, मुस्तकिल हो। तो बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो तवातुर बात समझ में आई आपकी, अदाद का सिलसिला जो ख़ास तरतीब में रखा जाता है, और तसाउद हमने देखा है जिसमें ये याद रखिए फ़र्क मुस्तकिल होता है, यानी कांस्टेंट होता है, डिफरेंस इज कांस्टेंट, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के दरमियान में डिफरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। तो जैसा मैंने यहाँ पे एक सिलसिला लिखा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, देखो इसमें चार का देखो दो सिलसिले मैंने यहाँ लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे बात समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर 3 प्लस कर रहे हैं, 3 प्लस करते हैं तो ये आगे अगला नंबर हमको मिलते जाता है। तो यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चूँकि टाइम की कमी है इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल नहीं जा सकते, शॉर्ट में याद रखिए कि इसमें 3 प्लस कर रहे हैं तो अगला अदद हमें मिल रहा है, और इसमें हम 6 माइनस कर रहे हैं तो अगला अदद हमें मिल रहा है, यानी माइनस या प्लस, लेकिन एक जैसा फ़र्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जैसा, एक जैसा है ना, एक जैसा जो फ़र्क होगा उसको क्या कहते हैं, हम हिसाबी तसाउत कहते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अदाद का वो सिलसिला है जिसमें एक जैसा फ़र्क होता है। तो ये हिसाबी तसाउत की डेफिनेशन है, आप इसको याद रखें, रिवाइज कर लेंगे एक बार, एक आधी सवाल इस पे भी आ सकता है आपको। हाँ, तवातुर के आगे आने वाले 3 अरकान कौन से होंगे। अब देखिए, अगर आपको यहाँ क्विक हो रहा है थोड़ा सा, हल्का सा अगर फौरी तौर पे क्यों करो तो ज़बानी भी निकाल सकते हैं, ये ऑप्शन दिया मैंने, आगे वाले 3, अब फार्मूला लिखेंगे उसमें हल करेंगे तो उसमें बहुत वक्त जाएगा। तो सिंपली आप अगर कहते हैं तो इसमें -7 में कितना जमा करें तो -4 होगा, 3, कौन सा 3, +3 करेंगे, तो जाहिर सी बात है सब में +3 करेंगे, +3 करें तो 2 में भी +3 कर देंगे तो 5 हो गया, 5 में +3 कर देंगे तो 8 हो गया,
तो 5 और 8 कहाँ पर मिल रहा है? ओके, यहाँ पे मिल रहा है, देखो सी पर, और हमारा जवाब आ गया। देखो कितना आसान जवाब है। पहले मैंने चेक क्या किया, क्या फ़र्क है दोनों में? ये दोनों में कितने का फ़र्क है? 3 का फ़र्क है। लेकिन कैसे 3 का फ़र्क है? प्लस का। -7 में +3 हम अगर ऐड करते हैं तो -4 आंसर आता है। -4 में +3 ऐड करते हैं तो -1 आंसर आता है। -1 में +3 जमा करते हैं तो 2 आंसर आता है। 2 में +3 जमा करेंगे तो 5 आंसर आएगा। 5 में +3 जमा करें तो 8 आएगा। तो हमारे को आंसर यहाँ पे मिल गया, बाकी सीक्वेंस उससे नहीं मिल रहा है। तो आसान, बगैर कलम उठाए फिर भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। T1 लिखा मैंने, T2 लिखा। मैं सॉल्यूशन आपको ज़बानी बताया हूँ, ज़बानी डायरेक्ट जवाब निकाल सकते हैं आप। T2 क्या था? -7 +3 -4 आ गया T2। T3 क्या था? -1 आया, देखो +3 करने से +3 करने से 2 आ रहा है, तो इसमें +3 करेंगे हम तो कितना आएगा? 5 आएगा। +3 करेंगे, इसमें +3 करेंगे, देखो 2 में +3 किए तो 5 आया, +3 किए तो 8 आ गया, और +3 किए तो 11 आया। तो 5 8 11 का सीक्वेंस यहाँ पे मिल रहा है सी में, और सी जवाब सही है। मैंने आपको ज़बानी भी बताया हूँ, ज़बानी हल कर सकते हैं, ये सब हल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं समझते तो फिर हल करके करना है। ठीक है, ये आंसर हमारे पास है, और आंसर सी था, और जवाब सी को हम दायरे को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसाबी तसाउत के एन अरकान का ज़ाब्ता। अब यहाँ पे इस सबक में 2 ज़ाब्ते हैं, एक एन अरकान और एक एन अरकान की जमा का। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। पढ़े हैं आप लोग, साल भर इसकी स्टडी किए। क्वेश्चन यहाँ है, डी इज इक्वल टू दिया गया, एन इज इक्वल टू दिया गया, टी एन इज इक्वल टू दिया गया, ए मालूम करना है। अब ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ये ऑप्शन दिए गए 7 8 20 28। अगर आप इससे समझ में आ रहा है आपको कि टी एन का फार्मूला हमको यूज़ करना है, कौन सा? टी एन का। टी एन की वैल्यू दी गई है, वहाँ से हम ए की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम हिसाबी तसावत के एन अरकान की जमा का ज़ाब्ता यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे एन टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। सॉल्यूशन कर लेते हैं, फार्मूला लिखे, अगर याद है तो लिख लेंगे आसानी से, याद कर लेना, अभी रिमाइंड कर लेना इसको। टी एन की वैल्यू 4 रखे, ए की वैल्यू मालूम नहीं है, एन की वैल्यू मालूम है 7 रखे, डी की वैल्यू -4 है। कितना हुआ? 7 में से 1 गया 6, 6 को -4 से मल्टीप्लाई किए -24 हो गया। -24 राइट साइड लेके आएंगे तो 4 प्लस 4 में 24 मिला देंगे तो 28 हो जाएगा। है यहाँ पे ऑप्शन? यस है, डी ऑप्शन है, और डी हमारा जवाब आता है। ठीक है, और हम डी को क्या करेंगे? दायरा बनाएंगे, डी को सर्कल कर देंगे। ओके, तो ये छोटा सा सवाल था, बहुत स्पीड लिया हमने इसको। नेक्स्ट टाइम देखते हैं। देखो क्वेश्चन आया इस तरह से, एन अरकान, एनवे रुकने से सवाल ऐसे आएंगे। पहला सवाल आपने देखा, टी एन इज इक्वल टू 5n-1 हो तो मालूम कीजिए, फाइंड इफ टी एन इज इक्वल टू 5m-1, ये दिया गया। ये वैल्यू मालूम करना है इसकी, T15 - T14, और टी एन का फार्मूला यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो दिया है ये यूज़ करना है। 74 69 5, और कैसे मालूम करेंगे? पहले T15 की वैल्यू मालूम कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे टी एन जो दिया हुआ है। अब एन की जगह 15 लग गई, 15 जहाँ पे एन है वहाँ पे 15, क्योंकि T15 है ना पहला, तो 15 की जगह एन की जगह 15, 5 की जगह 5, एन की जगह 15, 15 को 5 से रब किया कितना हो गया? 75, 75 में से 1 निकाले 74, T15 मालूम हो गया। ओके, इसी तरह से वापस फार्मूला लिखो, नहीं भी लिखे चलेगा। एन की जगह क्या रखना है? 14, 14, एन की जगह 14 रख के, ओके, एन की जगह 14 रखे हमने, 5 की जगह 5, एन की जगह 14 रखे, है ना? देखो एन की जगह 14 के 14 पंजे 70, 14 5 आर 70, हाँ कितना है? 70 में से 1 गया 69, 69। अब हमको T15 की भी वैल्यू मालूम हो गई है और T14 की भी, दोनों की तफरीक कर लेंगे तो 74 में से 69 गया, कितना बचा? 5, माइनस कर लेंगे ना, 5 आंसर है, यानी कि आंसर यहाँ पर सी है। ओके, इस तरह से आंसर सी आ गया। ठीक है, मैं इसकी PDF इंशाल्लाह आपको दूंगा, आप नोट मत ना करें,
आपको PDF भेजने वाला हूँ, और यूट्यूब पर ये वीडियो अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बार बार देख सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस, एक मैथ्स फर्स्ट का कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो में हासिल होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हिसाबी तसाउत के एन अरकान की जमा का ज़ाब्ता, वो ज़ाब्ता हम रिवाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये फार्मूला हमारे पास है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, और दूसरा फार्मूला है एस एन एन अपॉन, अगर फर्स्ट टर्म दी जाए और लास्ट टर्म दी जाए तो उस वक्त ये फार्मूला यूज़ करना, और अगर ना दी जाए, एन दिया जाए, डी दिया जाए, तो ये फार्मूला यूज़ करना। ये पता रहेगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। 3 के पहले 5 ज़र्फ की जमा या डैश है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ थ्रीज, यानी कि 3 के पहले 5 ज़र्फ, यानी 3 का पहले पहाड़ा, जबानी भी कर सकते हैं, 3 6 9 12 15, इसकी जमा कर लेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन हो सकता है कोई और अदद दिया जाए, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं इसकी। 3 के पहले 5 ज़र्फ, सबसे पहले हम 3 के पहले 5 ज़र्फ की जमा देखते हैं, 45 55 75 और 125, इसमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा। पहले तो सवाल का मीनिंग समझ लीजिए, 3 के पहले 5 ज़र्फ, यानी 3 के पहला 5 पहाड़ा, 5 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 6 9 12 और 15, इसकी जमा कितनी होगी? देखिए, ये 3 का पहाड़ा है, 1 2 3 4 5 तक, है ना। ये पहले 5 जब उसके, इसकी जमा करना है। आप जबानी कर सकते हो, ओरली ओरली कर लो, जवाब लिख दो, तो 45 आंसर आ रहा है। लेकिन फार्मूले की मदद से लिखे तो इस तरह से आएगा। ये फार्मूला है, एस एन इजिकल टू T1 लिखा था मैंने पहला, आखिरी का टर्म हमको मालूम है 15 है, T5, क्योंकि पहले 5 की जमा करना है, इसलिए मैं ये छोटा फार्मूला यूज़ करूँगा। एन, यहाँ पे एन की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से वैल्यू रखी हमने, हाँ एन की ज़रूरत भी, 5 यहाँ पे रख देंगे, एन की कीमत भी रखना है हमको, 5 है ना, 5 टर्म है, तो इसलिए 5 रखेंगे, एन इजिकल टू, समझ में आ रहा है, 3 के पहले 5 पहाड़ा ये है, 5 ज़र्फ ये है, T1 रखे हमने, T5 रखे, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर फार्मूला लिखे, T1 रखे, Tn की वैल्यू रखे, दोनों की प्लस किए, प्लस करने पे कितना हो गया, 18 हो गया, है ना। 18, और ये एन की वैल्यू 5 थी, 5/2, ओके। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा आंसर, 9 को 5 से ज़रब करें 45 होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी? अब मैं कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप कॉलेज में बस अनकरीब दाखिल होने वाले हैं, है ना। तो एस एन इज इक्वल टू 15, इतना तो आपको हल करने आना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए, है ना। तो आंसर ए रहेगा, ए पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। अब हम अगले, ये था हिसाबी तसाउत के एन अरकान की जमा का फार्मूला याद करना है आपको। हाँ, एक क्वेश्चन ये दिया गया, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 हो तब किसकी कीमत पूछा है? S5 माइनस S4 की कीमत पूछा है। वैसे ही एन की जगह हमको 5 रखना है और एन की जगह में 4 रखना है और हल कर लेना है। ऑप्शन दिए गए, देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन होता है। फार्मूला वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एन की जगह क्या रखेंगे? 5, 5 रखे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 5 रखे, कुव्वत है कुव्वत लगाए, एन की जगह 5 रखे, कुव्वत एक 5 और 1 6, 6 की कुव्वत 2, स्क्वायर कितना होगा? 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 36 लिखे, और इसको कितना आंसर है? 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 से 25 को मल्टीप्लाई करें 225 आएगा, इतना तो कर सकते हैं आप। और दूसरा क्या करें हमने? S4 लेंगे, एन की जगह 4 रखेंगे, जहाँ जहाँ एन था यहाँ 4 रखे, यहाँ 4 रखे, 4 रखे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 5 का स्क्वायर 25, 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 बनेगा, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। तो S4 कितना आया? 100, है ना। S4 कितना आया था? 100 आया था, यहाँ पे की गाड़ी देखिए, S4 100 आया। अब S5 माइनस S4, S5 कितना आया था? 225, और S4 कितना है? 100, 100 में से 25 गया तो 125, आंसर क्या था? डी, आंसर डी आया, ओके। इजी है, जो दिया जाए ना क्वेश्चन में वही रखने का, और ये जो दिया गया है हमको फर्क 5, तो एन की जगह 5 रखे और एन की जगह 4 रखे, वैल्यू मालूम करे, दोनों की तफरीक कर दिए, जवाब आ गया, ओके।
हाँ, एक एपी के 3 मुतवातिर अरकान का मजमुआ 27 हो तो इसका दरमियानी रुकन बताइए। एक एपी के 3 मुतवातिर अरकान का मजमुआ 27 है, तो उसका दरमियानी रुकन मालूम करना है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन यहाँ पर है। आप सोच रहे सवाल 3 मुतवातिर अरकान, अरकान तो कुछ दिए नहीं गए, कहाँ से शुरुआत हो रही है ना। तो यहाँ अरकान हमको फर्ज करना होंगे। कौन से? एपी के 3 अरकान कैसे फर्ज करते हैं हम? देखो ऐसे फर्ज करते हैं। दरमियान का रुकन हमेशा ए लेंगे, राइट साइड में प्लस डी कर देंगे, लेफ्ट साइड में से माइनस डी कर देंगे। तो 3 अरकान हो गए। तीनों की जमा कितनी है? 27 है। तीनों की जमा कितनी है? 27 है। तीनों की प्लस करते हैं और इक्वल टू 27 लिखते हैं। 27 लिखे, तीनों की प्लस कर रहे हैं, तीनों की सम कर रहे हैं हम। तो यहाँ से माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। हो गया कैंसिल। ए कितना? 3 टाइम ए बचा, इज इक्वल टू 27। 27 को 3 से डिवाइड करिए तो कितना आया? 9। 9 आया ना। 9 मिडल टर्म है कि नहीं? यहाँ पर पूछा ना, यहाँ पे दरमियानी रुकना, फाइंड द मिडल टर्म। 9 है, आंसर आ गया हमारा। कौन सा आंसर है? यहाँ पे डी है आंसर, यहाँ पर डी है। ओके, आंसर सी बी ए बी सी डी कुछ भी रह सकता है, यहाँ पे आंसर डी है। ओके, लेकिन यहाँ पे सही जवाब जो है वो डी है। ओके, तो ये आंसर आपका आ चुका है। इस तरह से सवाल को हल करना होगा। अब देखिए कौन सा रुकना 0 होगा। अब ये 72, 68, 64, 60 ये डाउन होते जा रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि 0 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 72 6 से कम हो रहा है ये, और ये 6 के पाड़े में आता है, इसलिए 0 पे पहुंच जाएगी। तो कौन से कितने नंबर के रुकने पे 0 पे पहुंचेंगे? विच टर्म इज 0 ऑफ एन एपी 72, 68, 64 डैश एंड सो ऑन। सवाल है, सोचने जैसे सवाल है। 17 टर्म्स 17वां रुकना, बी में ऑप्शन है 18 टर्म्स 18वां रुकना, 19वां रुकना या 20वां रुकना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बहुत करीब करीब नंबर है सब। देखते हैं सॉल्यूशन करके कैसे सॉल्व करेंगे। ए बराबर टर्म हमको 72 दिया गया, दोनों का फर्क -4 है, कम हो रहा है ना। पहले रुकने से बाद के रुकनों को हम माइनस करते हैं, बाद के रुकने से पहले रुकनों को हम माइनस करते हैं। 68 में से सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। तो हम हमेशा लेफ्ट साइड से पढ़ेंगे। ओके, सेकंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। -4 है, डी की वैल्यू -4 है। इस बात का क्या लगना है? टी एन इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। टी एन इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे 0 है, तो एन हमको मालूम करना है कि कितने नंबर का रुकना होगा, वो कौन सा टर्म होगा। तो देखिए टी एन का फार्मूला यूज करेंगे। टी एन की वैल्यू 0 रखेंगे, ए की वैल्यू 72 रखेंगे, एन मालूम नहीं है, डी की वैल्यू रखे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4, ये गलती से माइनस हुआ है, यहाँ पे -4 एन है, माइनस से इसको माइनस प्लाई किया तो +4 हो गया। यहाँ पे क्या 4 और 72 कितना हो गया? 76। 4 एंड 70, 4 एंड 72 76 हो गया। 4 एन इज इक्वल टू 76, 76 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 19। तो आंसर क्या आया? सी। यानी 19 तक, 1 2 3 4 ऐसे 19 तक हम लिखते जाएंगे, कम करते हुए, -4 से कम करते लिखते जाएंगे, तो 19वें नंबर पर 0 हो जाएगा। और ये था आपका आंसर। कौन सा आंसर था आपका? सी। यहाँ आंसर सी को हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे ना। ओके, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब लेसन नंबर 5। ओके, लास्ट लेसन है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम में कवर होगा। लेसन थोड़ा, हाँ देखिए लेसन नंबर 5 है। ये लेसन नंबर 5 में थोड़ा मैं स्पीडली ले रहा हूँ। देखिए तजुर्बा है, बेतरतीब तजुर्बात है, इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। महासिल है, जो बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को महासिल कहते हैं। ये बेसिक आप पढ़ लेना, आपको PDF दी जाएगी इंशाल्लाह। मुसावी मुमकिन हासिलात इक्वली लाइकली आउटकम, जो बेतरतीब तजुर्बात हम करते हैं, टॉस उड़ाने का उसका, उसमें जो नमूने उसद हासिल होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं, नमूने उसद कहते हैं, है ना। जो हमको सेट हासिल होता है ये पढ़ चुके हम। थोड़ा हाँ पूरा बताओ ना। हाँ चलेगा ना टाइम? ओके ठीक है जी, थोड़ा टाइम हो जाए, 10 मिनट लगेगा और एक्सटेंशन। ओके ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे महासिल
आउटकम की बात करते हैं। बेतरतीब तजुर्बे के नताइज को महासिल कहते हैं। यानी जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टॉस उड़ाने का, लूडो खेलने का, या ताश की गड्डी से कार्ड निकालने का, या नंबर निकालने का, तो उसमें से जो हमें नताइज मिलेंगे, रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम आउटकम कहते हैं। नमूने उसद, हम यहाँ नमूने उसद उसको कहेंगे जो हम तजुर्बात कर रहे हैं, उस तजुर्बात का सेट कलेक्ट करते हैं, एक सेट की शक्ल में उसको लिखते हैं, उसके नंबर ऑफ सेट लिखते हैं, उस वो नमूने उसद है। और वो कुआ, यानी जो मौफिक नमूनात हमें उसमें से लेना है, नुकात उसमें से हमें लेना है, मौफिक यानी फेवरेबल आउटकम हमें जो चाहिए, उसको हम वकुआ कहते हैं, इवेंट कहते हैं। वो हम देखेंगे मिसाल के जरिए। इस डिफाइन को आप पढ़ लीजिए। एक सिक्का उछालने पे क्या होता है? जब हम एक सिक्का उछालते हैं, थोड़ा सा हम सरसरी देख लेते हैं, ये इसी से सवालत आपको आएगी, जो मैं आपको बेस बता रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई और बेस नहीं है फिर इसमें इंशाल्लाह। तो देखिए, एक सिक्का उछालने पे क्या होता है? एक तो हमें शीत हासिल होगा, ये क्या है? टेल है, ओके, ये टेल है, टी है, और ये पट है, ये क्या? हेड है, ओके। ये टेल है और ये हेड है, शीत है और ये पट है, ओके। तो ये टेल और ये हेड, हेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हेड है। तो दो, हमें एक सिक्का उछालने पे दो ही बातें हासिल हो सकती है ना। तो हमें नमूने से क्या मिलेगा? एच और टी, एच और टी, ठीक है। सैंपल स्पेस बनेगी नमूना औसत, इस तरह से जब अगर हम दो सिक्के उछालते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? दोनों हेड मिलेंगे, एक हेड एक टेल मिलेगा, दोनों टेल मिल सकते हैं, एक टेल और एक हेड मिल सकता है। तो ये तरतीब ऐसी लिखी जाएगी, ऐसी, ओके। दोनों हेड एक टेल, एक टेल एक हेड, या दोनों टेल। तो इस नमूने से इस तरह से बनेगा, देखो, दोनों हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड, या दोनों टेल, ओके। तो इस तरह से नमूनों से मिलेंगे हमें, ये आपको प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा सा। दो सिक्के उछालने, एक सिक्के उछालने पे दो अरकान, दो सिक्के उछालने पर यहाँ पे चार नमूने नुकात हमें मिल रहे हैं, सैंपल पॉइंट हमें हासिल हो रहे हैं सैंपल स्पेस में। अब अगर हम तीन सिक्के उछालते तो क्या होगा? काफ़ी तादाद बढ़ जाएगी। देख लेते, ट्राई कर लेते। तीन सिक्के उछालेंगे, हमें सिक्के उछाला नहीं यहाँ पे, हमें इस तरह से मिलेगा, तीनों हेड लिखने का, एक हेड को हटाने के टेल लगाएंगे, फिर टेल को एक एक टर्म से इसको लेफ्ट साइड लाने का। तो इस तरह से ये चार हमको नुकात यहाँ मिल गए। फिर दो हेड हटा के दो टेल लगाने, और फिर हेड को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें नमूने उसत मिलेगी, सैंपल स्पेस मिलेंगे। तीन सिक्के उछालने पे कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 पॉइंट्स हमको मिलते हैं। तो एक सिक्का उछालना, दो सिक्के उछालना, और तीन सिक्के उछालना, ओके। ये बेसिक हम देख लेते हैं, फिर इसमें सवालत हम देखेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हम क्वेश्चन, आप बने रहिए, क्योंकि आपको सवाली जवाबी पर्चा कैसे रहेगा वो बताया जाएगा आखिरी में 5 मिनट में इंशाल्लाह, 5-10 मिनट में, ओके। हाँ, पांच, यहाँ पे एक पांच लूडो, वन डाइस थ्रोन, एक लूडो पे हम खेल रहे हैं। कितने नंबर होते हैं? 6, मैक्सिमम 6 होते हैं ना। तो सैंपल इसमें क्या होगा? 6 अरकान हमें मिलेंगे, है ना। सिंपल है। अगर हम दो दो पाँच से उछालते तो क्या होगा? दो, टू डाइस आर थ्रोन, दो डाइस हम अगर डायल करते हो, थ्रो, उसको उछालते हैं, फेंकते हैं, जो भी करते हैं, टॉस करते हैं, तो क्या मिलेंगे हमें? कितने अरकान मिलेंगे? यस, हमको मालूम है, लेकिन कुछ बच्चे, हो सकता है जहन से निकला हो तो रिवाइज कर लीजिए, है ना। देखिए इतने अरकान मिलेंगे, 1 1 1 2, 1 1 लिखना, फिर इसके बाद 6 1 2 6 लिख लेने का, फिर 2 लिखने का, फिर 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप लिख लेंगे तरतीब से, तो 36 पॉइंट्स हमको मिलते हैं। वन लोडो, एक डाइस, टू डाइस उछालेंगे तो कैसे अरकान हमको मिलेंगे, किस तरह के एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, किस तरह के पॉइंट्स हमें, सैंपल पॉइंट्स हमें हासिल होंगे, ये हमने यहाँ देखा है। देखिए अब आगे, ताश, हाँ, ताश को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी एक हमारे सवाल का हिस्सा हो सकता है। यहाँ से अगर सवाल आए तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल हमारा कहीं भी मार्क्स नहीं जाना चाहिए, साथ साथ बेसिक के साथ साथ। ताश के खेल, ताश को समझ लेते हैं। देखिए, ताश जानते हैं आप लोग, थोड़ा सा मैं बोलिए, कितने पत्ते होते हैं? 52। थोड़ा समझ लेते हैं, समझने के बाद ही हम सवाल हल कर पाएंगे। कितने? 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। उसमें से रेड होते हैं 26, 26 ब्लैक होते हैं, जिसमें से 13 चिड़िया होती है, और 13 हुक्म होते हैं। चिड़िया इस तरह की डिज़ाइन की होती है, हुक्म इस तरह की डिज़ाइन की होती है, ये हमको ध्यान देना है।
कभी पॉसिबल है कि डिज़ाइन से भी आपको सवाल आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सवाल बनाने वाले जिस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे चिड़िया देखो 13 होती है, इस हुक्म में पान कितने होते हैं 3, 13 हार्ट, इसको इसकार्ड हार्ट, और यहाँ पे ईंट डायमंड इस भी 13 होते हैं। देखो 13 13 26 13 and 26। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना है, पान का और ये डायमंड है। हाँ, जो तस्वीरी पत्ते होते हैं किंग, क्वीन, राजा, रानी जिसको हम कहते हैं ना, गुलाम, वो टोटल कितने होते हैं 12। हर कोई 4 4 होता है, किंग 4 होता है, क्वीन 4 होती है, और जोकर 4 होते हैं। इसको तस्वीरी पत्ते कहते हैं, इंग्लिश में फेस कार्ड कहते हैं। ओके, ये फेस कार्ड है। ओके, और नंबर कार्ड होते हैं 1 से लेकर 10 तक, यानी एक का जिसको हम कहते हैं वो 4 होंगे हर एक में से। यहाँ पर एक होगा, चिड़िया में एक होगा, हुकुम में एक होगा, पान में एक होगा, और डायमंड में एक होगा। ओके, इसकी तरह 2 नंबर का पत्ता भी हर एक में एक एक होगा, यानी वो भी 4। 1 नंबर का पत्ता 4, 2 नंबर के पत्ते भी 4, तो ऐसे 10 तक, तो 10 चौक 40, ऐसे टोटल नंबर वाले पत्ते कितने होते हैं 40। याद रखिए, 52 कार्ड, 26 ब्लैक, 26 रेड, 13 चिड़िया, 13 स्पेड, 13 हार्ट, 13 डायमंड, 12 फेस कार्ड तस्वीरी पत्ते, और 40 नंबर कार्ड। ये खाका अगर आप समझ लेते हैं तो आप यहाँ पे कार्ड से कोई भी सवाल आ जाए फेस कार्ड से, आप इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्या बेसिक है इसमें। वक़ुए का एहतिमाल, फार्मूला एक छोटा सा, उस फार्मूला है नंबर ऑफ, ये फार्मूला है इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट, यानी कि ए में अरकान की तादाद, ए में अरकान की तादाद, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इवेंट्स, अपॉन बटे बी में अरकान की तादाद। ये फार्मूला याद रख लीजिए, एक ही फार्मूला इस सबक में है, और इस फार्मूले से हमको जब एहतिमाल पूछेगा, प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। एक बात और है यहाँ पर, किसी भी वक़ुए का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, जीरोस के बराबर होता है या जीरो से बड़ा होता है, एक के बराबर होता है या एक से छोटा होता है। तो इससे बात जाहिर होती है कि किसी भी वक़ुए का एहतिमाल जीरो से कम नहीं होता और एक से ज़्यादा नहीं होता। याद रखिए, यानी निगेटिव नहीं आएगा आंसर, इस फार्मूले का जवाब आंसर निगेटिव नहीं आएगा और एक से ज़्यादा भी नहीं आएगा। ओके, तो इस बात को याद रखिए कि किसी भी वक़ुए का एहतिमाल 0 और 1 या 0 1 के बराबर हो सकता है या 0 1 के दरमियान हो सकता है। ओके, और दूसरा परसेंटेज की शक्ल में 0 और 100% के दरमियान में रहता है, यानी 0% से कम नहीं आएगा और 100% से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी वक़ुए का एहतिमाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। दूसरा बेसिक पॉइंट यहाँ पर है, ये बेसिक पॉइंट आप याद रख लीजिए, नामुमकिन वक़ुए का एहतिमाल 0 होता है। नामुमकिन वक़ुआ किसको कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। नामुमकिन वक़ुआ उसको कहते हैं जिसमें कोई भी रुकन ना हो, कोई भी पॉइंट ना हो। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट उससे कहेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट पॉइंट ना हो। ओके, वो खाली हो। जैसे कि आप लोडो उछाल रहे हैं और आपसे कहा गया कि 9 अदद आने का एहतिमाल मालूम करो, तो लोडो में 9 तो होता ही नहीं है, इसका मतलब खाली रहेगा। तो ऐसे वक़ुआ नामुमकिन वक़ुआ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, ये याद रखिए। 0। एक है यकीनी वक़ुआ का एहतिमाल। यकीनी वक़ुआ उसको कहते हैं जितने पॉइंट सैंपल स्पेस में होंगे उतने ही पॉइंट वक़ुए में होंगे, इवेंट में होंगे, यानी नमूने वसत में जितने नुकात होंगे उतने ही नुकात वक़ुए में होंगे, दोनों के नुकात बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ ए की तादाद और नंबर ऑफ़ एस की तादाद बराबर होगी। वैसी सूरत में वक़ुए को यकीनी वक़ुआ कहा जाता है, और उसका एहतिमाल हमेशा कितना होता है, 1। जाहिर सी बात है, ए के अरकान की तादाद को एस के अरकान की तादाद से तकसीम करें तो अरकान की तादाद 1 जैसी है, तो जवाब 1 आएगा, तो उसको हम यकीनी वक़ुआ कहते हैं। तो ये यकीन हुआ, ये बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक चीज़ें हैं, आप ये याद रखिए। ओके, तो चलते हैं हम
अब हम नमूने औसत के ज़िमनी सेट को क्या कहते हैं, क्वेश्चन आया यहाँ पे। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड, यहाँ पे ऑप्शन ए नमूने नुकात कहते हैं, ऑप्शन बी इवेंट कहते हैं, ऑप्शन सी सैंपल स्पेस कहते हैं यानी कि नमूने औसत कहते हैं, और ऑप्शन डी अरकान या एलिमेंट कहते हैं। नमूने औसत का जो ज़िमनी सेट होता है, सबसेट होता है, वो सबसेट क्या होता है, इवेंट होता है, कि इवेंट को ही सैंपल स्पेस से या नमूने औसत से हासिल किया जाता है। तो इसलिए जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, बी रहेगा। ठीक है, यहाँ जवाब क्या रहेगा, बी। नमूने औसत के ज़िमनी सेट को क्या बोलते हैं, इवेंट कहते हैं, वकुआ कहते हैं। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। ओके, हाँ ये एक डेफिनेशन की शक्ल थी, इसको मैंने क्वेश्चन बना दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है इस तरह से। नामुमकिन वक़ुए का एहतमाल क्या होता है, मैंने सवाल किया था आपको, 0, 1, 2, इन्फिनिटी। अगर आप लेक्चर अटेंड किए तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको अब मालूम हो चुका है नामुमकिन वक़ुए का एहतमाल क्या होता है, क्या होता है, एक पासा उछा, क्या होता है यहाँ पे, आंसर तो आपको मालूम हो गया ना, क्या जवाब आया, बी। सॉरी ये बी तो ऊपर का है, इसका जवाब क्या है, नामुमकिन वक़ुए की मिसाल यहाँ समझाई गई। नामुमकिन वक़ुए, एक पासा उछालने पर हासिल होने वाला अदद 9 का एहतमाल मालूम करो। तो 9 का एहतमाल मालूम होगा कि यहाँ पे 9 है कि यहाँ पर नहीं है। मैं मिसाल देके समझा रहा आपको, इसको मिसाल देके समझा रहा हूँ आपको। मिसाल याद रखना है कि डायरेक्ट जवाब आपको लिखना रहेगा जब आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे देखिए 9 है ही नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 6 है, नंबर ऑफ ए खाली है, तो नंबर ऑफ ए 0 हो गया। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हम, यहाँ पे 0/6 क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आया, 0। तो हमेशा याद रखिए नामुमकिन वक़ुए का एहतमाल क्या होता है, 0 होता है। नामुमकिन वक़ुए का एहतमाल 0 होता है ना, 0 आया जवाब। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर भी देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलिए हम ये समझ गए नामुमकिन वक़ुए का एहतमाल कितना होता है, 0 होता है। डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको। आंसर है, जो बच्चे लेफ्ट हुए हैं अभी उनको चाहिए कि जुड़ जाए, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर कैसे, आंसर पेपर कैसे फिल करेंगे वो बताया जाएगा इंशाल्लाह। ताश की गड्डी से एक तस्वीरी पत्ता निकाला गया, इसका एहतमाल। देखो ताश की गड्डी आई है, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, हाँ कौन सा पत्ता निकाला जा रहा है, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, अ फेस कार्ड। कौन सा कार्ड निकाला जा रहा है, फेस कार्ड। अ फेस कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट। फेस कार्ड, फेस तस्वीरी पत्ता निकाला गया। तस्वीरी पत्ते कितने होते हैं, तो हमें एहतमाल मालूम करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल टोटल 52 होते हैं। तो नंबर ऑफ एज कितना हो गया, 52। हमको मालूम है तस्वीरी पत्ते कितने होते हैं, तस्वीरी पत्ते कितने होते हैं, 12। इसका मतलब नंबर ऑफ एज इक्वल टू 12। फार्मूले में कीमत रखेंगे, फार्मूला लिखे 12/52। 52 को तकसीम कर रहा हूँ मैंने, पहाड़ा पढ़ा है यहाँ पे आपको आसान करने के लिए। 4 3 चौक 12 और 13 चौक 52, इनके 4 के पहाड़े से कटता है ये, 4 4 हमने काट दिए यहाँ से। क्या आंसर आया, देखिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, 4 4 कटे तो 3/13, 3/13 आंसर आ रहा है। तो कौन सा जवाब आएगा, बी। ये कब जवाब आएगा सही, जब हमको ये मालूम होगा कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और तस्वीरी पत्ते 12 होते हैं। फिर फार्मूला हमारे पास, एक छोटा सा फार्मूला हमारे पास है, और आसानी से उसकी मदद से हम हमारे सही जवाब पर हम पहुंच गए। ठीक है, हाँ अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत करीब है, 3 4 सवाल बचे बच्चे लोग अभी, इस सवाल के समझ लीजिए इंशाल्लाह। फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर पेपर मुकम्मल वक़्फ़, कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट इवेंट। एक कम्प्लीमेंट इवेंट भी होता है, वो भी समझ लीजिए आप। कम्प्लीमेंट इवेंट क्या है, इस सवाल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिक को। एक नमूने औसत एस का वक़ुआ सी है, कोई सैंपल स्पेस है ना, सी इज द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस है। सी का मुकम्मला वक़ुआ डी है, देखो सी का वक़ुआ क्या है, सी है, एस का वक़ुआ सी है, सी का मुकम्मला वक़ुआ डी है, सी का कॉम्प्लीमेंट सेट डी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बराबर 1/8 दिया गया, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या है। जानते हो? चलो हो गया, इस खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ओके,
तो अजीज तलबा यहाँ पर देखिए, सी इज द इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस, डी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी सी दिया गया। अब हमको ये मालूम होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट किसको बोलते हैं। अगर दो इवेंट है, एक इवेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट दूसरा रहेगा, तो दोनों के प्रोबेबिलिटी की, दोनों के एहतिमाल की जमा एक होती है। तो फार्मूला याद रख लीजिए, ये ऑप्शन था। अब फार्मूला यहाँ पे सिंपल है, देखो ये फार्मूला है कॉम्प्लीमेंट का। अगर सी और डी एक दूसरे के मुकम्मिला है, सी और डी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, सी और डी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू 1 होता है। ये याद रखिए आप, दो कॉम्प्लीमेंट सेट के एहतिमाल की जमा एक होती है, रखना है। ये बेसिक है आपका। फिर आप आसान है, पी ऑफ सी आपको मालूम है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मालूम है 1/8। 1/8 यहाँ कीमत रख देंगे, उसकी कीमत रखे, या इसको मैंने क्या किया, पहले डी मालूम करना है ना मुझे, तो उसको मैंने लेफ्ट में रहने दिया और प्रोबेबिलिटी सी को राइट साइड लेकर आया। तो यहाँ पे भी कीमत रख सकते थे, 1/8 यहाँ पे रखे। देखो इसकी कीमत रखता हूँ, 8 1 8, 8 में से 1 गया 7, 7/8, 8 1 8, 8 में से 1 गया 7/8, 7/8 है यहाँ पे। यस, आंसर डी। ओके, तो ये फार्मूला याद रख लीजिए जब कंप्लीमेंट सेट की बात आएंगी, है ना। तो दो नो के एहतिमाल की जमा एक होती है, दोनों के प्रोबेबिलिटी की जमा +1 होता है, ये आपको याद रखना है। और फिर वैल्यू रख देंगे, जवाब आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05 है। और ये देखो, ये भी कॉम्प्लीमेंट की निशानी है, वहाँ वर्ड यूज किए थे हमने सवाल नंबर 29 में। सवाल नंबर 30 में हम यहाँ पे निशानी यूज कर रहे हैं, ये निशानी से पहचानना कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसको ई डैश मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है, दोनों की प्लस कितनी होगी, एक होगी। अब यहाँ से देखिए कौन सा जवाब सही है, कन्फ्यूजन करता है थोड़ा सा। तो अब फिर सिंपल, बहुत आसान, दोनों की प्लस करें, मामूली सा फर्क है, दोनों की प्लस किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 0.5। वैल्यू इसको मैंने कैरी किया और हमको ये मालूम करना था, इसको लेफ्ट साइड कैरी कर लिया, वैल्यू रख दिया। 1 में से 0.05 गए तो कितना बचेगा, 0.95। आंसर इज डी, आंसर डी हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, 2-3 क्वेश्चन बचे बस, फिर इसके बाद आपको इंशाल्लाह मैं अलग से 60-70 सवालत की पीडीएफ है वो अलग से भेजूंगा। ग्रुप पे बने रहिए आप लोग। अगर एस महदूद नमूने वसअत है, महदूद लिमिटेड, एस का वक़्वा ए है, तब ऑप्शन हमारे सामने ही है, एस इज ए फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए बी इट्स वन ऑफ द इवेंट। मैंने बताया आपको इससे पहले कि प्रोबेबिलिटी की लिमिटेशन क्या है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से छोटा नहीं होता है। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी -1 से छोटा नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी जो है 1 से बड़ा नहीं होता है। तो देखो ऑप्शन ए, सी और डी, ये सब क्या है, हाँ ये सब रॉन्ग आंसर है। आंसर सही आंसर यहाँ पे है बी, तो हमारा जवाब है बी, है ना। तो आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या है, बी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमूने उसद एस में ऊपरी रुख अदाद का मजमूआ 5 होने का एहतिमाल मालूम कीजिए। नमूने उसद दिया गया आपको, ये दिया गया ऊपरी रुख में 5। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस हम लिख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, नंबर ऑफ एस कितने, 1 2 3, ये जितने कौस है उतने गिनने का आप, जितने कौस है 7 है, 7 कौस है, जोड़ी जोड़ी से अदाद दिए गए। ए में 5, 5 कहाँ पर जमा हो रही है, 1 और 4 की 5 हो रही है जमा, और यहाँ पे 4 और 1 की 5 जमा हो रही है। ओके, तो 2 ही है, बस फार्मूला निकाल लेंगे, 2/7 आ गया। देखो आंसर 2/7 है यहाँ पे। यस, आंसर इज ए। समझ में आया, ये 7 अरकान थे, मजमुआ 5 होने वाला वक़ुआ कितना है, 2 ही है, 1 और 4 और 4 और 1। ठीक है, और इस तरह से यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थोड़ा स्पीड ले ले रहा हूँ कि वक्त काफ़ी हो रहा है। ये आखिरी सवाल है, एक खेल में जीतने वालों का, और इसके बाद कुछ आपको आंसर शीट बताई जाएंगी। एक खेल में जीतने वालों का एहतिमाल 0.3 हो तो हारने वालों का फीसद तनासुब कितना होगा। जीतने वाले 0.3 है तो हारने वाले कितने होंगे, ऑप्शन है आपके सामने। कैसे हल करेंगे, हाँ हार और जीत मिलाकर एक खेल कंप्लीट होता है। खेल कब कंप्लीट होता है, हार और जीत मिलाकर। इसका मतलब एक कॉम्प्लीमेंट से सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनर, डब्ल्यू मीन्स विनर 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉजर्स, लॉजर मतलब हारने वाले। ओके, आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, पाबंदी नहीं है, मालूम करना है तो हमको पता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ विनर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉजर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हार और जीत मिलाकर एक खेल कंप्लीट होता है, हार और जीत मिलाकर। ओके, तो यहाँ पे विनर का हमको मालूम है, हम विनर के बाद कीमत रख दी हमने यहाँ पर, माइनस किए 1 में से। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंटेज की बात है। 0.7, 0.7 मीन्स कितने परसेंट? 0.7 मीन्स 7/10। इसको परसेंट में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना होगा? 100 से इसको मल्टीप्लाई करें ना, सब परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको देखो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 बन जाएगा। परसेंटेज मतलब नसबनुमा 100 होना चाहिए। बात एक ही है, या तो 100 से ज़रब कर दीजिए, 10 से इसको ज़रब किया, 10 से इसको ज़रब किया, 100 में से 70%। आंसर आया डी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा मेरे ख्याल से ये कुछ सवाल हमने यहाँ हल करने की कोशिश किए। कुछ फांस लेने की ज़रूरत थी क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका है। क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। इंग्लिश के 25 सवालत रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स के 25 सवालत रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। साइंस के 25 सवालत रहेंगे 25 मार्क्स के लिए। और साइंस, सोशल साइंस के, हिस्ट्री ज्योग्राफी मिला के 25 सवालत रहेंगे 25 मार्क्स के। टोटल आपको एक ही सवाली पर्चा रहेगा, और एक ही सवाली पर्चे में आपको 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस रहेंगे ना। हाँ, अब यहाँ पे हम OMR शीट की बात कर रहे हैं। OMR शीट है, OMR शीट को समझ लीजिए। OMR शीट की बात कर, सर स्क्रीन शेयर हो रही ना? OMR शीट की बात करते हैं हम। ये OMR शीट है। इसको OMR शीट का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग, यानी आपका जो आंसर शीट है वो स्कैन मशीन में जाकर चेक होगा। इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल, ऐसे दायरे बने रहेंगे। ये पहला पेज आपको, आपके जो OMR शीट है वो 4 हिस्सों में तकसीम रहेंगी। पहला हिस्सा आपका नाम रहेगा, स्टूडेंट नेम, ब्लॉक लेटर, बिल्कुल ऐसा होता है। ये सैंपल है, ये नीट की जो इम्तिहान होते हैं उससे मैंने सैंपल लिया हूँ। यहाँ पे नाम लिखना रहता है कैपिटल लेटर में, आपके हरूफ एक एक बॉक्स में एक एक हरूफ। देखो मैं लिख रहा हूँ, देखो मैंने मेरा नाम लिखा हूँ, है ना? इस तरह से आप एग्जैक्ट बीच में अपना नाम लिखेंगे। ओके, अब ए से, तो ये पूरा ए से लेकर नीचे तक, जेड तक ABCD लिखा हुआ है। ए से लेकर जेड तक, ये पूरी जो रो दिख रहा है कॉलम, ए से लेकर जेड तक। ए से आपने स्कॉलरशिप का इम्तिहान दिया होगा, आपको इसकी प्रैक्टिस है कुछ लोगों। तो एस है, यहाँ पे ए से लेकर नीचे जाएंगे, जहाँ पे एस होगा, मेरा नाम एस से स्टार्ट हो रहा है, तो एस पर मैं दायरे को भरूंगा। देखो मैंने एस को दायरा ब्लैक किया, समझ में आया? ब्लैक किया हूँ। फिर एच है, तो ABCDEFGH, एच को मैंने ब्लैक किया हूँ। ओके, कंप्लीट दायरा भरना है आपको एग्जैक्ट, ब्लैक या ब्लू पेन से। फिर ए है, फिर ए को मैंने ब्लैक किया हूँ, देखो। फिर इस तरह से आप पूरा अपना नाम भरेंगे। आई था तो आई पे किया हो, देखो के, ये के, ABCDEFGHIJ और के, है ना? इसी तरह से एच। तो दायरा भरना समझ में आया? पूरे नाम का आपको ऐसे दायरा भरना रहेगा, आपका पूरा कंप्लीट नेम यहाँ लिखना रहेगा जो आपके हॉल टिकट पर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरे ये आपका नाम कंप्लीट हो जाता है। ये पहली शीट कंप्लीट हुई। दूसरी शीट इस तरह से होती है, जिसमें आप कैटेगरी आपको लिखना है। जनरल है आप तो जनरल लिखिए, अब ओबीसी है तो ओबीसी का भरिए, आपको और है PWD है या हैंडीकैप वगैरह है। तो यहाँ पे उसका नंबर ए सीट, रोल नंबर आपको लिखना रहेगा। यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पर आपका मिलेगा, आपको सीट नंबर मिलेगा। सीट नंबर यहाँ से 1 से लेकर 10 तक है, तो जो नंबर स्टार्ट होगा, अगर 9 से स्टार्ट होता है तो 9 का दायरा भरेंगे, अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 2 का दायरा भरेंगे, 3 से स्टार्ट होता है तो 3 का दायरा भरेंगे। इस तरह से आप रोल नंबर अपना लिखेंगे, जैसे मैंने अपने नाम का कॉलम भरा हूँ। इस तरह से यहाँ पे देखो, करेक्ट मेथड होता है कंप्लीट दायरा भरना। अगर आप इस तरह से टिक लगाते हैं या इस तरह से अधूरा दायरा भरते हैं या क्रॉस करते हैं सिर्फ, तो इस तरह से भरा हुआ जवाब कबूल नहीं किया जाता, क्योंकि वो ऑप्टिकल रीडिंग है। हाँ, वो स्कैन से स्कैनिंग हो रही है, इसलिए वो आपको कंप्लीट ये दायरा भरना होगा। आपको कहीं भी खाली जगह या इसी तरह से गलत, 3 जगह गलत बताया गया और 1 जगह सही है से, तो करेक्ट मेथड ये है। ओके, तो इस तरह से आपको करेक्ट तरीके से दायरा भरना होगा। जवाब का जो मैं आपको बता चुका, ये जवाब है। जवाब की फहरिस्त इस तरह से रहेंगी, देखो 1 से लेकर 25 सवाल, 26 से लेकर 50 ये सवालत की फहरिस्त है, और उसमें A, B, C और D लिखा हुआ है। पहले सवाल है, पहले सवाल के जवाब A, B, C, तो जो जवाब सही होगा, जैसे कि पहले का जवाब आपका क्या सही था यहाँ पे, तो पहले का C सही था, तो मैंने C का दायरा भरा है ना। दूसरे का
बी जवाब सही था तो मैंने बी भरा हूँ। मैं यहाँ मिसाल दे रहा हूँ आपको, उधर क्या सही था वो नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर दूसरे का जवाब बी है तो बी का दायरा कंप्लीट भरिए, अगर डी सही है तो डी सही भरिए, और इस तरह से चौथे का मैंने भरा हूँ इस तरह से। ए सही है तो ए, इस तरह से आपको दायरे भरना है। बात समझ में आई है? मतलब कैसे बनेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 बाकायदा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है उस पर सही से दायरा क्लिक करना है, भरना है ब्लैक या ब्लू पेन से। तो लीजिए अजीज तलबा, माशाल्लाह यह सेशन हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। कल फिर फ़हीम सर के बाहर, अब मैं फ़हीम सर को आवाज़ दे रहा हूँ, कुछ देर रुकिए, अब कुछ हिदायत आपको दी जा रही है। कल के लिए 2 मिनट रुक जाइए बस, इंशाल्लाह सर आपको हिदायत दे रहे हैं। फ़हीम सर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सेशन जो ख़ास तौर पर अलजेब्रा के लिए हमने मुनक़िद किया था वो बहुस्न खूबी अख्तिताम को पहुँचा। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से मोहतरम शेख मोहम्मद हारून सर का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इंतहाई मेहनत से अपना जो ये प्रेजेंटेशन तैयार किया था और आप लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ मिसालों के ज़रिए उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई। आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये कोशिश की है। देखिए, आप में से बहुत सारे तलबा ने हमसे ये सवाल पूछा है कि क्या सर यही सवालात जो है सीईटी में आएंगे? तो एक बात आप ये ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ आपको तैयारी के लिए कुछ अहम सवालात या उस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं और उनको किस तरीके से हल करके लिखना है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। यही सवाल आएगा, इसी में से सवाल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोर्ड सेटअप करेगा। हमने सिर्फ तलबा की तैयारी के लिए ये सारा चीज़ों को तैयार किया है। और 24 तारीख से लेकर यानी आज से लेकर के 30 जुलाई जुमा तक के रोज़ाना 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का टाइम हमने रखा है। और इसमें आज अलजेब्रा का हुआ है, कल इसके बाद जो है वो साइंस फर्स्ट का है, मंडे को साइंस सेकंड का है, मंगल को उसके बाद जो है वो हिस्ट्री है, वेंसडे को ज्योग्राफी है, थर्सडे को इंग्लिश है और उसके बाद आखिरी दिन जो है ज्योमेट्री का रहेगा सेशन। हमारे सारे टीचर्स ने कोशिश ये की है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस और किस तरीके से उनको लिखना है ये आपको बताया जाए। आप तमाम यहाँ पर जुड़े रहे, आप तमाम हमारे साथ शरीक रहे, हम तमाम आपके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। एक बात और आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है न सिर्फ ये कि प्रैक्टिकल जो आपको जो जूम पर बताया जा रहा है उस पर, बल्कि जो है वो आप ये भी कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी वजह से जूम पर नहीं जुड़ सके तो ऐसी सूरत में आप ये कोशिश कीजिए कि आप यूट्यूब के ऊपर उसको कनेक्ट हो जाइए, यूट्यूब के ऊपर आप उससे कनेक्ट हो जाइए ताकि आपको किसी भी सूरत में आप अपना लेक्चर मिस ना करें। और जो तलबा यूट्यूब के ऊपर कनेक्ट हो रहे हैं उनसे ये भी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप जो है वो सब्सक्राइब भी करें, उसको लाइक भी करें, ताकि जब भी कोई भी इस तरीके की चीज़ आपको मिले तो ऐसी सूरत में आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप जो है वो उस नोटिफिकेशन से भी फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मेरी आप तमाम लोगों से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि आप लोग यूट्यूब के ऊपर आईटा के इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ जो है वो उसको लाइक भी करें, उसके बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मुसलसल मिलता रहे। कल फिर इसी वक्त आप तमाम लोगों से मुलाकात होगी और आखिर में मैं आप तमाम लोगों की जानिब से, आईटा के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से मोहतरम हारून सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के कन्वीनर मोहतरम अब्दुल मजीद अंसारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इंतहाई दिलचस्पी के साथ और सब्र के साथ इसको सुना। आप दोबारा भी इसको यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं, जितनी बार चाहें उसको आप रिपीट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं तमाम हेडमास्टर्स और तमाम टीचर्स का जिन्होंने आप तक के ये पैगाम को पहुंचाया उन तमाम का भी शुक्रगुजार हूँ। कल फिर इसी वक्त आप लोगों से इसी लिंक पर मुलाकात होगी। कोशिश कीजिए 3 बजे जुड़ने के लिए। और कल का हमारा जो सेशन होगा 3 बजे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा अव्वल यानी साइंस फर्स्ट, मुत्तकी पटेल सर हमारे साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह।